ठीक है, कल चर्चा कर रहे थे हम लोग कुछ, ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। एक स्तूपा पढ़ा था, ठीक है। मंदिर वास्तुकला और स्तूपा वास्तुकला के फॉर्म में दो इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। अब इसमें भी जो मंदिर वास्तुकला है इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। और मंदिर वास्तुकला के अंदर हम लोग ने 3 मेजर पॉइंट्स देखे थे, ठीक है। इसके अंदर नागर शैली, द्रविड़ शैली और भैया 2 मिनट दे दीजिए, फिर दरवाजा बंद कर रहा हूँ। इस टाइप की वास्तुकला के मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। इसके अंदर नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, 3 शैलियां हैं बेसिकली, ठीक है। इन शैली में नागर शैली जो है उसका डिस्कशन चल रहा था, और नागर शैली की कुछ विशेषताएं हम लोग से बात कर रही थी। क्या क्या विशेषताएं? हाँ जी, तो ये 3 शैलियों के मंदिरों की बात हो रही थी। उसके अंदर एक नागर शैली के जो मंदिर है, और नागर शैली के मंदिर की विशेषताएं देखी थी हम लोगों ने। और इसकी एक विशेषता मैंने आपको क्या बताई कि पंचायतन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही था। और पंचायतन को बार बार बताने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे तुम लोग। 5 तरीके के मंदिर एक ही जगह पे जब पाए जाते थे तो वो पंचायतन शैली हुआ करती थी, ठीक है। पंचायतन शैली के अलावा नागर शैली की और कुछ विशेषताएं जो नागर शैली के मंदिरों में सर, इसका जो आधार वो तो टाइप हो गया उसका। इसका सर आधार वर्गाकार होता है, हाँ। जो कि शिखर होता है वो वक्राकार होता है। इस तरीके से कह सकते हैं, बिल्कुल और सर बिल्कुल इसमें ब्राह्मण होता है वो कम ही होता है इसकी अपेक्षा। मतलब एरिया की जब बात करी जाए तो द्रविड़ स्टाइल से कम एरियाज होते हैं, और इसमें सर जलाशय की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, और इसमें एकदम एकदम। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म होता है, अपर रेज प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हिंदी में कौन सा शब्द दिया जाता है? जगाती, ठीक है। तो जगाती का यहाँ पर देखने को मिला है कि जो प्लेटफॉर्म होते थे, अपर रेज प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, वो जगाती वाली चीजें यहाँ देखने को मिली। सर, अगर हम इसे मानव संरचना के रूप में देखें तो जैसे हमारे मानव संरचना में पैर होते हैं, उस तरह से मंदिर की संरचना में देखें जगाती का स्थान दिया गया। हाँ बिल्कुल एकदम, मतलब एकदम अगर नीचे सतह से देखोगे तो सतह पे लगाते हुए जगाती के यहाँ यूज किया। एरियाज की बात करें तो नागर शैली के मंदिर जो थे वो कम थे एरियाज में, बल्कि द्रविड़ शैली के मंदिर जो थे वो एरियाज में ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। अगर आप इनके एरियाज की बात करोगे तो ये मैं सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब टोटल जो एरिया होता था उस एरिया के अंदर देखा जाए तो ज्यादा एरिया किसका पाया गया? वो द्रविड़ स्टाइल का, क्योंकि दरवाजे भी वहाँ बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, जिस तरीके के दरवाजों का निर्माण वगैरह भी हुआ, ठीक है। नागर शैली के मंदिरों की एक विशेषता ये भी थी, इस टाइप के मंदिर सिर्फ उत्तर भारत के अंदर ही देखने गए, ठीक है। और उत्तर भारत में इनको संरक्षण देने वाले गुप्ता एम्पायर के लोग थे, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर या गुप्ता साम्राज्य के लोगों ने इस टाइप के मंदिरों को संरक्षण दिया था। और ऐसे मंदिर आज तक जिस तरीके से देखेगा, उसमें एक एग्जाम्पल हम लोगों ने कल बात ही की थी, कौन सा? अयोध्या का राम मंदिर, ठीक है। स्तंभों का प्रयोग किसमें होता था? स्तंभों का प्रयोग जो हुआ करता था वो आपके नागर शैली के मंदिरों में हुआ करता था, ठीक है। ये वेदिका नहीं, चबूतरे बनते थे। जो वेदिका जो हमने बात की थी, मेढी वेदिका हम लोग स्तूपास में देख रहे थे, तो उसी तरीके की वेदिकाओं के ऊपर स्तंभों को खड़ा किया जाता था। हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो ये नागर शैली की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जिसको हम लोग कल डायग्राम के बेसिस पे समझ चुके थे, सारी चीजें देख ली थी। नागर शैली के अलावा आज हम लोग को बात करनी थी द्रविड़ शैली टाइप ऑफ मंदिर, ठीक है। और द्रविड़ शैली की यहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं। द्रविड़ शैली की पहली विशेषता तो यही है कि इसके अंदर पंचायतन टाइप की कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी,
मतलब अगर मंदिर या टेम्पल है तो किससे रिलेटेड है? सिर्फ एक ईश्वर से रिलेटेड है, ठीक है। किसी एक ईश्वर से रिलेटेड वो मंदिर की आर्किटेक्चर वहां पे बनाई जाती थी। अगर शिवा से रिलेटेड है तो सिर्फ शिवा की मूर्ति होगी, ठीक है। अगर विष्णु से रिलेटेड है तो सिर्फ विष्णु की मूर्ति वहां पर हुआ करती थी। तो एक ईश्वर को यहाँ पर यूज किया गया है किसी भी टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, जगाती जिस तरीके से प्लेटफॉर्म के तौर पर वहां पे यूज हो रहा है, उसी तरीके से जगाती को यहाँ पे भी यूज किया जाता था, ठीक है। जगाती यहाँ पे भी यूज किया जाता था। एक डिफरेंस इसके अंदर जो आ गया था वो आ गया था यहाँ पे एरियाज का, जैसे एरिया ज्यादा होता था इसका और उनका कम एरिया होता था। इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो भी दक्षिण भारत के आप टेम्पल्स देखेंगे, उन दक्षिण भारत के टेम्पल्स के आसपास वाटर रिजर्वायर, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जलाशय, ठीक है, जलाशय इर्द गिर्द पाया जाता है। अब जलाशय जहाँ जहाँ पे बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है सर्कमफ्रेंस बढ़ा देगा उस एरिया की, है ना, आसपास का एरिया ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जहाँ जहाँ जलाशय देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से एरियाज भी ब्रॉड देखने को मिले, जलाशय देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। कल हम लोग बात कर रहे थे जिस तरीके से टेम्पल्स की, उन टेम्पल्स में जो हम लोग ने ये स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, इस तरीके का जो हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया था, इसके अंदर हम लोग ने ये देखा था, ये क्या था? शिखर था, इसी को तो शिखर कहते थे। और शिखर के जो ऊपर का इलाका जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, इसको क्या बोला जाता था? पहले कलश होता था, कलश ही बोला जाता था। यहाँ पे एक चीज का परिवर्तन देखने को मिलता है जरूर शैली के मंदिरों में, कि ये जो शिखर है ये शिखर नहीं है, अब इसको बोलते हैं विमान। क्या बोलते हैं? विमान। दक्षिण भारत के मंदिरों में ये जो पूरा का पूरा स्तंभ टाइप का क्या कहलाता था? विमान कहलाया करता था। और यहाँ पे जो कलश होता था, उस कलश को कलश नहीं कहते थे, इसको शिखर कहना शुरू कर दिया था वहां पे। तो एक बड़ा परिवर्तन जो वहाँ के आर्किटेक्चर में और यहाँ के आर्किटेक्चर में है वो ये है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको विमान बोला जाता था, और ये जो टॉप एरिया जिसको हम लोग अभी तक कलश बोला करते थे वो क्या बन गया? शिखर बन गया, ठीक है। यहाँ पे मंडपास और अर्ध मंडपास का भी यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बदल गई थी, वो चीज यहाँ पे बदल गई थी कि यहाँ पे कल्याण मंडपास यूज होने लगे, ठीक है। क्या यूज होने लगा? कल्याण मंडप। कल्याण मंडप जो बेसिकली अब यहाँ पे एक नया वर्ड आप सुन रहे हो, ठीक है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर में भी आपने देखा होगा टोटल 3 मंडप बने हुए हैं, कल हम लोग डायग्राम के अंदर भी देखे थे, ठीक है। एक तो मंडप हो गया, अर्ध मंडप हो गया, और एक और मंडप उसके अंदर ऐड किया गया है। तो ऐसे 3 मंडप बनाए गए उस शैली के अंदर। यहाँ पे क्या करा गया था? ऐसे ही कल्याण मंडप बना दिया गया, और जो कल्याण मंडप बनाया गया था उसको संज्ञा ये दी गई कि ये कल्याण मंडप बेसिकली जो देवी देवताएं हैं, देवता होते हैं, उन देवी देवताओं की मैरिजेस के लिए इन मंडपों को बनाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे इन कल्याण मंडप का मतलब क्या होता है कि जो देवी देवता होते हैं उनकी मैरिजेस के लिए, उनके शादी विवाह के लिए इन मंडपों का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर एक एक्स्ट्रा याद रखनी है कि कल्याण मंडप नाम की भी एक चीज यहाँ पर देखने को मिली। दूसरी चीज, हाँ, तो धरती पे होती नहीं है, मतलब धरती पे नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ, मंदिर है तो स्पिरिचुअल थिंग्स की बातें होंगी कुछ ना कुछ, है ना। ऐसी बातें होंगी कि जो शायद आपको ना दिखती हो लेकिन मान्यता हो उसकी। तो कुछ लोगों की मान्यताएं होती है कि ईश्वर यहाँ रहते होंगे, आते होंगे, अपने जीवन को उसी तरीके से हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये नेचुरल एनर्जी हम लोग फील कर पाते हैं, देख नहीं पाते ना। तो वैसे ही वो भी सारा का सारा जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसी कहीं ना कहीं लोगों ने उम्मीद में उन कल्याण मंडप को बनाया। अब देख तो कोई नहीं पाया ना, हम लोग नेचुरल थिंग्स को नहीं देख सकते, बस एक बिलीफ के बेसिस पे कल्याण मंडप को बनाया, ठीक है। कल्याण मंडप के अलावा द्रिगुण में एक चीज और पॉपुलर हुई, वो है जो अलग इसका स्ट्रक्चर था, उसको बोलते थे अम्मा श्राइन, ठीक है। अम्मा श्राइन, श्राइन का मतलब बेसिकली मंदिर ही होता है, ठीक है। तो श्राइन का मतलब मंदिर ही है, मंदिर से ही लेने देने का मतलब है यहाँ पे। अम्मा श्राइन अब क्या है बेसिकली, इसका क्या मतलब है, क्यों बनाया गया अम्मा श्राइन को? यहाँ मैंने जैसा आपको बताया कि एक टेम्पल्स होते थे, जो भी टेम्पल्स होते थे आयतन के फॉर्म में नहीं होते थे। मतलब क्या परंपरा थी? एक ईश्वर, अगर ईश्वर होगा तो एक ही होगा, इर्द गिर्द कोई मंदिर नहीं होगा। लेकिन कुछ परंपराओं में देखा गया अम्मा श्राइन, जैसे अगर विष्णु जी का मंदिर है तो विष्णु जी के मंदिर के आसपास में आपको लक्ष्मी जी का भी टेम्पल दिख जाता था, ठीक है, दिख जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती थी, दक्षिण में जाओगे ऐसी परंपरा बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जैसे भगवान शिवा का है तो पार्वती जी का भी मंदिर आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं अम्मा श्राइन। ये
परंपरा सिर्फ दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। उत्तर भारत के अंदर तो पंचायतन बना देते हैं, एक नहीं 4 मंदिर और बना दिए साथ में। लेकिन दक्षिण भारत में क्या करा इन्होंने क्या करा, अम्मा श्राइन का मतलब बेसिकली वहां पे अम्मा जो संज्ञा दी गई है वो दी गई किससे गई है, मदर डायटी, मतलब मदर देवी, जो माता देवी हैं आपकी, उनका भी मंदिर साथ में ईश्वर के कहीं ना कहीं बनाया जाएगा। तो इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या करा था, इस परंपरा में अम्मा श्राइन को पंचायतन की जगह यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई परंपरा ऐड हुई थी, वो थी अम्मा श्राइन परंपरा। द्रविड़ शैली के मंदिर, जैसा कि कल भी मैंने बताया था आपको, कि ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं होते थे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं होते थे। इनकी जो वॉल्स होती थी, बाउंड्रीज होती थी, वो कैसी जाती थी, ब्रिक्स को तोड़ती हुई जाती थी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि ब्रिक्स एक इधर है तो एक अंदर भी हो सकती है, फिर एक बाहर हो सकती है, फिर एक अंदर हो सकती है, तो ऐसे करके ये टेम्पल्स का स्ट्रक्चर जाता था जो सीधा नहीं होता था। मतलब आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इस जिगजैग पोर्शन के अंदर इन टेम्पल्स का स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा किया जाता होगा, ठीक है। तो ये टेम्पल का आर्किटेक्चर जो होता था एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं होता था, इसकी खासियत ही यही है ना। तो इन टेम्पल्स के अंदर आपको पॉलिशदार या जो भी चीजें हैं ना, ये दीवार जैसे आपको स्ट्रेट दिख रही है, एकदम प्लेन दिख रही है, ये इंटरनल तो दिख सकती है, लेकिन जब आउटर फेस की बात करोगे तो आउटर फेस में कैसा पोर्शन दिखेगा, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता था कि प्लेन नहीं होते थे, बाहर का जो स्ट्रक्चर होता था वो अनपैरेलल हुआ करता था, ठीक है। अनपैरेलल, या कह सकते हो आप लोग हिंदी में कोई भी वर्ड यूज कर लो इसके लिए, क्या हो सकता है अनपैरेलल का वर्ड, समान नहीं होते, समान इधर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ के मंदिरों, यहाँ के मंदिरों में एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये था, ठीक है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर के अंदर ये चीजें होती थी। एक और खासियत थी इसके अंदर, जो हम लोग इन टेम्पल्स की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से नीचे का जगाती का पोर्शन था, जगाती के ही बाद में यहाँ पे देखा गया ये मंडप, और फिर बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वार बनाया जाता था, बड़ा सा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोपुराम्स। कल बात की थी हम लोग ने, तो ये जो गोपुराम्स होते थे, गोपुराम्स बहुत बड़े बड़े गेट्स होते थे, ऐसा नहीं छोटे गेट्स होते थे। नॉर्थ मंदिर जितने भी आप देखोगे उसमें छोटे द्वार ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और वहां पे क्या होता था कि मतलब 2-4 हाथी भी एक साथ निकल जाए, इतने बड़े बड़े द्वार को वहां पर बनाया जाता था, ठीक है। और हाथी निकल जाए इधर उधर से भी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी, ठीक है, चढ़ेंगे तो नहीं हाथी एक दूसरे को, तो पता ही है तुम लोगों को, लेकिन इतना बड़ा द्वार बनाया जाता था कि उससे 4-4 हाथी एक साथ निकल सकते थे। तो वो गोपुराम्स वहां के हुआ करते थे। इनकी खासियत कुछ वैसे ही थी जैसे स्तूपास के गेट्स को पढ़ते हो आप। स्तूपा के गेट को क्या बोलते थे हम लोग, तोरण बोलते हैं। ऐसे ही इनकी खासियत ये थी कि शुरुआती गोपुराम्स तो बनाए गए वो सिंगल साइडेड थे, लेकिन धीरे धीरे करके इनको क्या कर दिया गया, 4 फेस्ड कर दिया गया। इधर भी होते थे, इधर भी होते थे, और फिर इसके पीछे भी एक गेट होता था। तो गोपुराम्स चारों तरफ बनना शुरू हो गया, किसी एक साइड नहीं होता है। तो बड़े मंदिर आप दक्षिण भारत में कोई भी देखोगे जाके, और मंदिर के अंदर जो गोपुराम्स होंगे वो चारों तरफ देखने को मिलते हैं। और वहाँ की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि गोपुराम्स के साथ में रिजर्वायर या जलाशय जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वहाँ की एक इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं खासियत है। इसके एग्जाम्पल डायग्राम के बेसिस आप अपने अपने फोन में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसकी इमेजेस भी लिख के रखी हुई है। तो आप मंदिर का भी आर्किटेक्चर देखो, किस तरीके का मंदिर का आर्किटेक्चर होता था, और लोग कैसे उस आर्किटेक्चर को आगे रीबिल्ड किए। ठीक है, द्रविड़ स्टाइल को अगर देखोगे पेज नंबर 39 के अंदर देखिए, 39 के अंदर जैसे मैंने विमान शिखर वाली बात आपको बताई, वाटर टैंक टेम्पल को अगर आप देखोगे तो टेम्पल के अंदर कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। चोलापुरम टेम्पल है, चोला साम्राज्य के अंदर था। चोला साम्राज्य कौन से रीजन में था, दक्षिण भारत में कौन सा रीजन, केरला, ठीक है। तो ये टेम्पल भी कहाँ मिला होगा, केरला के अंदर, ठीक है। तो चोलापुरम जो टेम्पल है उसके बारे में यहाँ पर दिया है, ठीक है। देखो अब एक चीज और है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, वो चीज भी बता दे रहा हूँ आपको मैं। ये जो द्रविड़ स्टाइल की बात कर रहे हैं हम लोग, या द्रविड़ शैली की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी हम लोग ने बात की थी कि इसको कौन से शासकों ने संरक्षण दिया था, पल्लवास। स्टार्टिंग तो पल्लवास में की है, बाद में चेरा, चोलास, पांड्यास धीरे धीरे आगे एंटर करते चले गए। तो जब द्रविड़ शैली के मंदिरों की शुरुआत हुई थी तो इन मंदिरों को द्रविड़ शैली का मंदिर नहीं बोला जाता था, इनको क्या बोला जाता था, पल्लवा शैली का मंदिर बोला जाता था।
था, ठीक है। तो इनका शुरुआती नाम द्रविड़ शैली नहीं है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पल्लवा शैली धीरे धीरे करके क्या होती चली गई, अपग्रेड होती चली गई। चोला वंश का है ना मंदिर? कौन सा? हाँ, मंदिर वो चोला वंश का। ये आंध्र में आएगा। हाँ, आंध्र में आएगा। चोला कहाँ पे था? आंध्र में। आंध्र में था। हाँ, शायद आंध्र की तो बात है। केरला में तो चेरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और आंध्रा के अंदर पूरा का पूरा चोला एम्पायर था, और नीचे तमिलनाडु के अंदर पांड्या से एम्पायर था, और चेरा केरला के अंदर। हाँ, गुड, बढ़िया, ठीक है। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर है, द्रविड़ शैली के मंदिर पहले क्या कहलाते थे? पल्लवास शैली के मंदिर कहलाते थे, पल्लवास के मंदिर कहलाया करते थे। अब ये पल्लवास धीरे धीरे अपग्रेड हुए, है ना, और इन अपग्रेडेशन की फॉर्म है। पहली स्टेज आई होगी, सेकंड स्टेज आई होगी, फिर थर्ड स्टेज आई होगी। ऐसी स्टेजेस को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जब ये फाइनली जाके क्या बने, द्रविड़ शैली के मंदिर बने। खासियत पता चल गई, सबकी विशेषताएं आप लोग याद रखिएगा कि अगर मैं डिफरेंसेस भी पूछ लूं और मैं ये भी कह दूं कि इनका कंपैरिजन कीजिए तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अभी कृष्णपाल लिख के भी लाए थे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तुलनात्मक वर्णन वाला। तो अब तुलनात्मक वर्णन करना, तो इसी तरीके से इसका तुलनात्मक वर्णन आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इनकी स्टेजेस बता देता हूँ मैं, कैसे कैसे स्टेजेस थी और किस तरीके से इनको बांटा गया था। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पल्लवा आर्किटेक्चर की या पल्लवा वास्तुकला। और पल्लवा वास्तुकला की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यही थी यहाँ के मंदिर, ठीक है। तो इन मंदिरों को जब सबसे पहले बनाया गया, तो बनाते समय इनको टोटल 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है। और इन 4 स्टेजेस के नाम यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, एक एक स्टेज का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे वहां से देख लो। पहला नाम था महेंद्र वर्मन, ठीक है, महेंद्र वर्मन स्टाइल। महेंद्र वर्मन स्टाइल को जो बेसिकली बोला जाता है मंडप स्टाइल, ठीक है। क्या बोला जाता है? मंडप स्टाइल। मतलब मंदिर पहले बनते थे, मंदिरों का निर्माण होता था, उसमें एक गर्भगृह होता था और एक मंडप होता था, बस बात खत्म, और ये मंदिर का एक फॉर्म बन जाता था, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे अपग्रेडेशन कैसे होता चला गया। एक टेंपल बनाया लोगों ने, और टेंपल के अंदर क्या बना दिया? गर्भगृह बना दिया, ये गर्भगृह, और इसके साथ में एक मंडप बना दिया। हाँ, ये महेंद्र वर्मन शैली होता है, इसको चट्टानों काट के बना गया। हाँ, चट्टानों, रॉक कट, सारे रॉक कट है, ध्यान रखना, रॉक कट, ठीक है, चट्टानों को काट कर ही बनाए जाते हैं, ठीक। तो ये जो मंडप स्टाइल है, बेसिकली मंडप स्टाइल स्टार्टिंग फेज है उन मंदिरों का, जब मंदिर आर्किटेक्चर शुरू हुआ था, किसके संरक्षण में? पल्लवास के संरक्षण में। तो दक्षिण भारत में इन्होंने जब मंदिरों को बनाना शुरू किया, तो उसमें मंडप्स का योगदान बहुत ज्यादा रहता था। मंडप से धीरे धीरे अपग्रेडेशन हुआ, और ये सेकंड अपग्रेडेशन क्या कहलाता है? नरसिंह वर्मन। इसको क्या बोला जाता है? रथ का फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। मतलब मंदिरों में अब रथ की परंपरा भी शुरू हो गई। रथ की परंपरा कोई समझाएगा क्या होती है? रथ की परंपरा क्या हो सकती है? रथ का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या सेंस है? चारों तरफ से घिराव, उसको रथ कहेंगे। मंदिर का आकार रथ के अनुसार बनेगा। रथ के अनुसार, वही मैं रथ का मतलब समझना चाह रहा हूँ। यहाँ पे रथ का मतलब अगर मंदिरों में है तो क्या है? वैसे तो रथ आप समझ जाओ कि घोड़ा है, बंदी बंधी हुई है, रथ लेके जा रहे हैं, वो हो सकता है। जैसे मूर्तियां हैं, हाँ, मूर्ति जहाँ पर स्थापित करी गई, रथ के ऊपर रथ के ऊपर स्थापित की गई है, मतलब प्लेटफॉर्म को कह रहे हो क्या? प्लेटफॉर्म जहाँ पे जैसे मूर्तियां स्थापित करी गई थी। सर जैसे कि उस टाइम पे जो देवी देवता होते थे, उनको एक रथ पर बैठाल कर निकालने की प्रथा रहती थी। उसको ध्यान में रख के ये इन मंदिरों का निर्माण किया गया था कि जैसे हम यात्रा निकालते हैं मंदिरों की, मूर्तियों को रखकर, उस तरह से वहां पर जैसे उसी तरह का रथ बनाकर वो बनाया। तो रथ यात्रा हो गई जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में रथ कैसे यूज कर रहे हो? कैसे स्ट्रक्चर में मंडप तो बन गया, एक स्ट्रक्चर है, रथ कैसा स्ट्रक्चर होगा जो रथ की फॉर्म बना देगा? कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है जो एक रथ की फॉर्म बना देगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझो बात को मेरी। एक मंदिर है, मंदिर का यहाँ पे शिलान्यास हुआ या मंदिर बना, और मंदिर के आर्किटेक्चर में किस किस तरीके की चीजें यूज होती हैं देखिए आप लोग। या तो शिखर बन जाता है, या कलश बन जाता है, या फिर मंडप बन जाते हैं, या जगाती बन जाता है। रथ क्या है ये पूछो। अगर उन मंदिर के पूरे आर्किटेक्चर में देखें तो वहाँ रथ क्या है, पर्टिकुलर रथ है क्या? रथ के लिए तो आयताकार जगह चाहिए होगी, आयताकार चीज होनी चाहिए। गुड, वेरी गुड, एक अच्छा पॉइंट है, आयताकार कोई चीज होनी चाहिए। हाँ, और कुछ? अभी किसी ने जगाती बोला था,
कि जगाती जो होती थी वो रथ का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हुआ करता था कुछ इस तरीके का। यहाँ जगाती तो नहीं बोलेंगे, लेकिन रथ का स्ट्रक्चर क्या होता था, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था, ये टेढ़ा हो गया ऐसे, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था, बहुत बड़ा। वो जगाती तो नहीं होता था, जगाती तो उसके ऊपर बनने वाला प्लेटफॉर्म था, लेकिन जगाती के लिए रथ क्या होता था, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना, उस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा कर देना। ठीक है, तो रथ क्या है, बेसमेंट है, क्या बोलेंगे इसको, बेसमेंट है। ये वो बेसमेंट है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती थी। तो रथ क्या है, एक वो बेसमेंट होता था। ये रथ टाइप के स्ट्रक्चर, अभी तक मंदिर जो बन जाते थे वो कैसे बन जाते थे, हम ऐसे चलते चले जा रहे हैं, सामने दरवाजा खोला और मंदिर में चले गए, ये होता था मंदिर। ठीक है, अब मंदिर की आर्किटेक्चर इन्होंने डिजाइन करी और चेंज करना शुरू करा। इन्होंने बोला क्या हो सकता है, बोले रथ ये हो सकता है कि एक छोटी इतनी बड़ी बाउंड्री ले लो ऊपर तक और उसको खूब चौड़ा करके वहां तक बना दो और सीढ़ियां लगाओ, सीढ़ियों से इंसान चढ़े उस बाउंड्री के ऊपर, मतलब उस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के बाद में फिर एंट्रेंस लेगा अंदर मंदिर के अंदर। तो क्या होगा, ये प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं नीचे पूरे के पूरे बेसमेंट को अपलिफ्ट कर दिया गया था। जैसे आज के समय में घर भी देखते हो आप लोग, घरों को भी जब बनाया जाता है तो बाउंड्री बेस से नहीं बनाया जाता है, क्या करते हैं लोग, उठा के ऊपर से बनवाते हैं और बाहर से एक सीढ़ी दे देते हैं इस तरीके से। दो कारण होते हैं, एक तो कारण ये होता है बाढ़ कभी आएगा, ठीक है, या कहीं ना कहीं नाली का निकास खराब हो तो उससे पानी से बच सकते हैं, और दूसरी चीज जानवर जो बाहर के कहीं ना कहीं खतरा रहते हैं वो नहीं जा पाते हैं वहां पे। तो दो तीन रीजन है जिसकी वजह से बनाते हैं। यहाँ पे भी जो बनाया गया दक्षिण भारत के अंदर, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर नदियों का जो वो देखते हो आप, पूरा का पूरा जो एक वो चेन है, पूरी की पूरी कह सकते हो आप, श्रृंखला जो है नदियों की वो काफी ज्यादा है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता, बाढ़ जैसी समस्या बन गई थी वहां पे। तो लोगों ने क्या करा, वहां के मंदिर को लैंड पे नहीं रहने दिया, क्या करा, लैंड को अपलिफ्ट किया और अपलिफ्ट करके रथ दे दिया पूरा, और रथ के ऊपर टेंपल का कंस्ट्रक्शन कर दिया। कारण है हर चीज के पीछे, ऐसे डिजाइन में नहीं बनाया गया कुछ जी। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, यही क्लास लगवानी शुरू से। ठीक है, तो रथ बेसिकली, ठीक है, रथ समोसा चल लिया कल लाया था आपने ना। चलो ठीक है, स्ट्रक्चर तीसरा टाइप क्या था इसका, स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब मंदिरों का तीसरा टाइप, पहला मंडप स्ट्रक्चर बन गया, रथ बन गया, अब क्या बन गया, स्ट्रक्चरल टाइप बन गया। मतलब अब ढांचे जो बेसिकली थे वो अच्छे बनना शुरू हो गए, राजसिंह शैली की बात हो रही है यहाँ पे, उसी शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ था। कौन सी शैली में क्या क्या हुआ था इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ टेम्पल्स बनना शुरू हुए, ये सारे के सारे टेम्पल्स को ही नाम दिया गया द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल। यहाँ से पूछा जा सकता है कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल जो कंस्ट्रक्ट हुए वो कब कंस्ट्रक्ट हुए और किसके द्वारा या कौन से स्टाइल के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ टेम्पल्स थे, और दूसरी चीज नाम क्या है इसका, द्रविड़ स्टाइल नहीं, राजसिंह बर्मन जो राजा थे, तो उसी के बेसिस पे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। तो ये टेम्पल्स द्रविड़ स्टाइल के कब बने, राजसिंह बर्मन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बाद में इनको द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल बोला। ठीक है, अब ये ऊपर के दो टेम्पल्स तो सिर्फ पल्लवास टेम्पल्स कहलाएंगे। जैसे ये तीसरी स्टेज शुरू हो गई, यहाँ से क्या शुरू हो गया, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल शुरू हो गया। एक चीज और, ये जो दोनों टेम्पल्स थे इस समय, ठीक है, इन दोनों टेम्पल्स को बोला जाता था मोनोलिस्टिक टेम्पल्स। ऊपर के दो मंदिर है, ऊपर के दो मंदिर को क्या बोला जाता था, मोनोलिस्टिक। मोनोलिस्टिक का कोई नाम मीनिंग बताएगा, मोनोलिस्टिक, मोनो का मतलब सिंगल हो सकता है, लिस्टिक का अपराजित, अपराजित, मोनोलिस्टिक अपराजित नहीं, ठंडी है। हाँ, मोनोलिस्टिक, ये दोनों जो टेम्पल्स हैं ऊपर के वो कैसे हैं, मोनोलिस्टिक टाइप ऑफ टेम्पल्स है। मोनोलिस्टिक का मतलब या सेंस कुछ लगाना चाहो, एकदम इसका मतलब जो है दोनों का इसी चट्टान को काट कर बनाए गए थे दोनों मंदिर, दोनों चट्टान दो वाले दोनों जो थे चट्टान को काट के बनाए गए। तीसरा जो था राजसिंह शैली का जो था उसका सारे चट्टान ठीक है, ये अलग से बनाया गया, चट्टान का ज्यादा लगा था। अच्छा,
तो ये बेसिकली जो लिस्टिक का मतलब है वो स्टोन से आग्नेय चट्टान, ऐसा आग्नेय चट्टान से निर्मित है ये। आग्नेय तो ऐसा ही कुछ है, नीचे वाले को तो सब अलग से पूरा बनाया गया था, ईंट का दक्षिण वाले पे तो सारी चट्टानों को आग्नेय चट्टान हो गया। इसकी कोई स्पेशल चट्टान थोड़ी उससे बना। देखिए मोनोलिस्टिक का मतलब बेसिकली वही है, चट्टानों से काटकर जिन मंदिर को बनाया गया था, ये ऊपर के दो मंदिर जो है वो रॉक कट है, ठीक है, मतलब चट्टानों को काटकर इन मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। ये क्या है, ब्रिक्स वाला, मतलब ईंटों को उठा लिया, बजरी उठा ली, उसके बाद में तमाम चीजों को इकट्ठा करके फिर स्ट्रक्चर खड़ा करा गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पहले से ही है, इनका स्ट्रक्चर बनाया गया, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। इन्हें मोनोलिस्टिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये रॉक को काट के या स्टोन्स को काट के इन मंदिरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। और ये मंदिर जो बाद में द्रविड़ स्टाइल के, इनको ब्रिक्स पे या फिर बजरी पे या सरिया पे उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट करके खड़ा किया जाता है। इनका कोई नाम नहीं है जैसे मोनोलिस्टिक नाम है? मोनोलिस्टिक उनको तो मोनोलिस्टिक बोलेंगे, ये ब्रिक शेप्स इनको बोला जाता है, ब्रिक यूज्ड या ब्रिक शेप्स, ठीक है, तो इनको बोला ही जाता है। चौथा टाइप का मंदिर देख लो कौन सा है, नंदीवर्मन। और नंदीवर्मन स्टाइल जो है बेसिकली वो डिक्लाइनिंग स्टाइल है, मतलब यहाँ से मंदिरों का या द्रविड़ स्टाइल का डिक्लाइनेशन शुरू माना जाता है, ठीक है, यहाँ से मंदिरों का डिक्लाइनेशन, मतलब इसके बाद में मंदिर दक्षिण शैली के नहीं बने, ठीक है, नहीं बने, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। अभी प्रेजेंटली एक मंदिर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया और द्रविड़ शैली का, कोई नाम बताएगा? अभी प्रेजेंटली 2023 में, सितंबर 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को में एक मंदिर है, हमने 1986 में और पहले ऑप्शन मिल जाए 2023 और ऑप्शन मिल जाए, ऑप्शन दे, हाँ ऑप्शन दे, ऑप्शन नहीं लोकेशन दे सकता हूँ, चलिए तो लोकेशन दे, लोकेशन के बेसिस पे बता दो कि कौन सा मंदिर होता है। कर्नाटका का है, कर्नाटका का जगह बेलूर, बेलूर मठ पास में, बेलूर मठ नहीं, मठ तो अलग चीज है, नहीं उसके पास में ही है, अभी तो न्यूज़ में था ना। और जितना क्लियर बताओ। अरे वो सिद्धि के टेंपल हाँ? नाम नहीं याद है मुझे उसका, सिद्धि के टेंपल वॉइस नाम है हाँ? वॉइस होयसल शैली, होयसल मंदिर जो है 2023 में गया है, बिल्कुल सही बात है, एकदम गलत नहीं है, लेकिन होयसल शैली का मंदिर तो बेसर शैली का है, बेसर, अगर आप उसको देखोगे ना उसका आर्किटेक्चर, आगे एग्जाम्पल में बात करेंगे हम लोग, तो वो तो उसी शैली का है, बेसर शैली का, ठीक है। लेकिन 2023 के अंदर कर्नाटका के अंदर एक मंदिर और ऐड हुआ था और उसका जो आर्किटेक्चर है बेसिकली उसी तरीके का है पूरा का पूरा, और श्रृंगेरी मंदिर है, ठीक है, वहां पे श्रृंगेरी, ठीक है, और श्रृंगेरी को रिसेंटली ऐड किया गया है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। हाँ, एक चीज और बता दूं, बेसर टाइप ऑफ स्टाइल का आर्किटेक्चर भी उसमें ऐड है, लेकिन उसको माना किसका जाता है, द्रविड़ स्टाइल का टेंपल माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। श्रृंगेरी और जो इन्होंने अभी बताया होयसल वाला भी ऐड हुआ है, 2023 के अंदर ही ऐड हुआ है, ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनको भी ऐड किया गया। करंटली याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन को ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथा वाला और लिख लो इसमें, नंदीवर्मन, नंदीवर्मन स्टाइल, या इसी को हम लोग कहते हैं विघटन का काल, ठीक है। इसी समय से द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स का विघटन शुरू हो गया था और इसी समय सारे डिस्ट्रॉय हो गए टेम्पल्स जितने भी। तो चारों के नाम याद रखिएगा, चारों की आर्ट फॉर्म याद रखिएगा, और चारों का कंस्ट्रक्शन कब कब हुआ और कौन सा वाला द्रविड़ स्टाइल शुरू हुआ है, कौन से मोनोलिस्टिक है, मोनोलिस्टिक का मतलब रॉक कट या पत्थरों के निर्माण से बनाए गए, चट्टानों के निर्माण से बनाए गए मंदिर, और उसके बाद ये ब्रिक से बनाए गए, ईंटों से बनाए गए मंदिर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ नंदीवर्मन के बाद से डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल का, ठीक है। उसके बाद में टेम्पल्स को जब डिक्लाइनिंग फेज शुरू हुआ तो फिर अगेन डिवाइड किया गया। डिक्लाइनिंग फेज तो विजयनगर काल में हुआ था, नंदीवर्मन से बात शुरू हुआ, विजयनगर से पहले भी एक आर्ट स्टाइल शुरू हुआ है, देखो उसमें लिखा हुआ है कौन सा है, नायक, पल्लव, हाँ
नायक का स्टाइल लिखा हुआ है ना, तो नायक का स्टाइल विजयनगर स्टाइल से भी पहले का कि जब इसका डिक्लाइनेशन शुरू हुआ तो स्टार्ट हुआ फिर नायक का स्टाइल। सर लेकिन नायक शैली बहुत बाद में आई थी। कौन सी? नायक शैली। नायक शैली बाद में आई है, लेकिन नायक शैली से निर्माण होना मंदिरों का शुरू हो गया था। कैसे बता दो? विजयनगर जो 13वीं 14वीं सेंचुरी, ठीक है, और नायक शैली जो है इसमें इस्लामी वास्तुकला का मैं वो भी बता रहा हूँ, कारण भी बता रहा हूँ, रीजन भी बता रहा हूँ। जो आप लोग कह रहे हो वो बात भी सही है, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी सही। जो नायकाज हैं इनके टाइम पीरियड की बात करी जाएगा तो ये 15वीं और 16वीं शताब्दी, ठीक है। और उसके बाद में अगर विजयनगर की बात की जाए तो बात कर रहे हैं 13वीं या 14वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। तो उस हिसाब से विजयनगर शैली के मंदिर पहले निर्मित होने चाहिए और जो नायकाज हैं वो टेम्पल्स बाद में निर्मित होने चाहिए, ठीक। लेकिन जैसे ही नंदीवर्मन स्टाइल का विघटन होना शुरू हुआ, विघटन होने के बाद में जैसे ही यहाँ पर नई शैली का निर्माण मंदिरों का होना शुरू हुआ था, वहां पे जो नायक थे या नायकास थे उनके मंदिरों का निर्माण होना पहले ही मध्य भारत में होना शुरू हो चुका था। अगर हम लोग इस शैली की बात करें तो ये मध्यकालीन शैली है। विजयनगर शैली भी मध्यकालीन से दक्षिण भारत में जाने वाली शैली है, ठीक है। नायका शैली के निर्माण का पहले ही स्टार्ट हो चुका था। मंदिर आर्किटेक्चर का जो भी हो रहा था वो उस समय बनना शुरू हो चुका था। उसी ने धीरे धीरे रूप चेंज कर लिया और बदल गया किसमें जाके? विजयनगर एम्पायर में। तो क्रोनोलॉजिकल टेम्पल के आर्किटेक्चर की अगर बात आएगी तो ध्यान रखिएगा नायक शैली का निर्माण पहले हो चुका था। अब ये ध्यान रख, अब आप लोग को जो कंफ्यूजन हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा नायकास तो बाद में आए तो उनकी शैली कैसे पहले आ गई, ठीक है। नायकास बाद में जरूर आए थे, लेकिन ऐसा आप पूरे सल्तनत दौर में उठा के देख लो, पहली सेंचुरी या पहली सेंचुरी से पहले भी और आज की सेंचुरी तक जो भी रूलर्स आने वाले होते हैं उन रूलर्स के आने से पहले 100-150 साल के पहले के संघर्ष होते हैं, ठीक है। तब जाके एक एम्पायर सेट होता है ना ऐसा होता है। हमने चाहे कोई भी राजवंश देख लिया हो, हर राजवंश में 100-200 साल के संघर्ष है और उस संघर्ष के बाद में वो एम्पायर एस्टैब्लिश होता है। तो ऐसा तो नहीं है नायका थे ही नहीं, विजयनगर से पहले नायका थे और वो कर क्या रहे थे भारत के अंदर? वो अपनी शैली विकसित कर रहे थे उस समय, वो आर्ट फॉर्म विकसित कर रहे थे। लेकिन पॉलिटिकली ये लोग एक्टिव कब हो पाए? विजयनगर के बाद में हो पाए, ठीक है। तो आर्ट फॉर्म के बेसिस पे अगर देखा जाए तो नायकास पहले आए हैं और विजयनगर बाद में। अब नायकास के अंदर डिफरेंस क्या था और मंदिरों की अगर बात करें और मंदिरों से कंपेयर करें तो ये नंदीवर्मन के बाद से जब नायका शैली डेवलप हुई त्रिपुरा स्टाइल में तो इसमें डिफरेंस क्या था? डिफरेंस क्या था? यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनने लगे, ठीक है। ह्यूज कॉरिडोर्स हमको बोलते हैं, मतलब जो इलाका था मंदिरों का इर्द गिर्द का, जिसको हम लोग पराक्रम बोलते थे, ठीक है। पराक्रम जिसके ऊपर चारों तरफ आप ट्रैवल करते हो, घूमते हो और मंदिर का राउंड लेते हो, ठीक है। पराक्रम, ठीक है। और इसी परिक्रमा भी बोलते हो, पराक्रम भी बोलते हैं, दोनों शब्द, ठीक है, दोनों शब्द उसके लिए यूज होते हैं। तो जो ये बेसिकली चीजें इसके अंदर क्या होता था, उन पराक्रम के लिए क्या बोल दिया गया? ये बड़े बड़े रास्ते बना दिए। पराक्रम बेसिकली उस पूरे एरिया को बोला जा रहा है जो कॉरिडोर होता था मंदिर का आसपास है। तभी मैंने बोला इस टाइप के मंदिर जितने भी हैं परिक्रमा करना होता है ना, राउंड लेना होता है मंदिर का जिस तरीके से होता है, तो वो ह्यूज कॉरिडोर्स उसके लिए बनाए जाने लगे। तो मंदिरों का एरिया इसी वजह से विशाल देखा गया कि वहां पे ट्रैवल करने की भी लोगों की जगह होती थी और इर्द गिर्द चारों तरफ घूम सकते थे। यहाँ कुछ शैली में भी परिवर्तन हुआ होगा, क्या कुछ शैली में भी परिवर्तन हुआ होगा या डिट्टो वैसे ही मंदिर रहे जैसे पहले थे? सर इसमें इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण किया गया है। इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण जैसे जैसे इस्लाम की जैसे बिल्डिंगें थी उनका पहले थी, वहाँ की जो वास्तुकला थी उसका इसमें मिश्रण किया गया। तो वो बिल्डिंग्स नायक शैली वो बिल्डिंग्स कैसी होती है? हमारा रट्टा मारता है बाकी संतुलन में प्यार है।
देखो नायक शैली में इस्लामिक परंपरा का जो साक्ष्य है वो देखने को नहीं मिलता है, ऐसा आप नहीं कह सकते, ठीक है? ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जिस बेसिस पे आप कह रहे हो वो ये कह रहे हो क्योंकि ये जो जमाना है मुगलों का, ठीक है, और मुगल अपने आर्किटेक्चर को इंडिया के हर पार्ट में फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो जो नायकास थे उनकी शैली के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था, ये बात लिखी होगी। ये नहीं लिखा होगा कि नायका मंदिर ही वैसे होनी चाहिए, दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर नायका शैली नहीं लिखी हुई है, ये चीज, ठीक है? दूसरा देखिए एक बड़ा डिफरेंस जो था, जैसे हमने बात किया था लेटर ऑन गोपुरांश चारों तरफ होने लगे, तो ये यही शैली थी जिसके दौरान गोपुरांश को चारों दिशाओं में बनाया जाने लगा, ठीक है? तो जो गोपुरांश चार दिशाओं में बने वो किस समय में बने थे? वो नायका शैली के ही अंतर्गत बने थे। अभी तक इन शैलियों के अंदर गोपुरांश जो थे वो वन वे था, सिर्फ और सिर्फ एक गेट था, एक बड़ा गेट था, और गेट से लोग एंट्री करते थे, सिर्फ वही होता था। लेकिन यहाँ पे आके नायका शैली में बड़े कॉरिडोर्स हैं, तो फिर बड़े बड़े गेट भी दे दिए, और ऐसे 4 गेट दे दिए, जिनको क्या बोला जाता था? 4 दिशा का गेट बोला जाता था। सबको समझेगा रोजगार मेला है परसों, रोजगार आज के समय में किसे नहीं चाहिए बताओ? रोजगार करते करते पढ़ाई कितनी आसान हो जाएगी, है ना? तो नहीं होती, और अपने पैसे जब जेब में आते हैं सब अच्छा लगता है, लेकिन टाइम नहीं दे पाते ना, पैसे तो आ जाते हैं। हाँ, तो जिसको पार्ट टाइम करनी हो, फुल टाइम करनी हो, थोड़ा बहुत जो भी करनी हो, उसके लिए रोजगार मेला लग रहा है, और रोजगार मेला परसों रोहिलखंड में लग रहा है। उसको लेके आप लोग की कुछ डिटेल्स हैं वो लिख जाएंगे, जैसे कि कुछ फॉर्म भरवाया जाएगा। जो लोग इच्छुक हो, जो चाहते हैं कि रोजगार मिल जाए हमें, नहीं मिलेगा इस समय, ठीक है? अब वो पता नहीं मुझे, तुम लोग गए होगे, तुम लोग को पता कुछ नहीं होता, वो पता नहीं मुझे। तो फिलहाल हो रहा है, अगर आप लोग चाहते हो तो फॉर्म आएगा, एक भर देना और भर के दे देना। नहीं चाहते हो तो कोई बात, फॉर्म आएगा नहीं, तुम लोग नहीं चाहते हो, कोई लोग भी चाहते हो, जो भी फॉर्म आएगा, नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे रोजगार मेले होते रहते हैं, ठीक है? आप लोग चाहो तो उसको भर के दे सकते हैं, जो लोग भी इच्छुक हो भर के दे देना। मेला तो देंगे, पता ही होगा धर्मेंद्र, ऐसा राजशेरी में तो बहुत होता रहता है सर, झूला है मेले में, प्लेसमेंट वाले आते रहते हैं, पता है वो कैसा, तो वो हो जाता है 4-5 हजार की जॉब लेके भी निकल जाते हैं। वो फैमिली का रूल होता है कि एक की सैलरी देंगे, 2 का खाना, 3 का काम लेंगे वो तुमसे, ये रूल है। 8,000 रुपये इस कंट्री में KCMT में 2.40 का मैंने पैकेज छोड़ा। एक बच्चे आज तुम लोग को मेरी उम्र पता चल जाएगी। हाँ सर बताइए। 2015 में जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया था, ठीक है? मतलब उस समय आप 18 साल के थे, वो 18 साल के थे, 15 और 18। तुम लोग अपनी सुना आपकी को 2015 में बीटेक करना हुआ था सर, हमें बता रहे किसी और तो 2015 में बीटेक खत्म होने के बाद में प्लेसमेंट होते हैं कुछ कंपनीज आती हैं, और वो कंपनीज आती हैं कॉलेज में विजिट करती हैं। हमारे कॉलेज में 4 कंपनीज आई थी, 4 ने विजिट किया था उस समय, वैसे बुरे हाल थे उस समय, 4 कंपनीज आ गई, बहुत बड़ी बात थी। 4 कंपनीज आई, विजिट करी, विजिट आके प्लेसमेंट की बात हुई और 4 में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है? 4 में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में कॉल लेटर वगैरह भी आया, सारी चीजें हुई, कोऑर्डिनेटर का वेट कर रहे थे, आए तो जाए ज्वाइन करें जाके। कोऑर्डिनेटर का वेट कर रहे हैं? चारों कंपनीज भाग गई, ठीक है? इसमें से एक कंपनी नहीं थी
जो प्लेसमेंट के लिए तैयार होते हैं। वो भी अंडरग्राउंड हो गई थी ना। उसके बाद फिर स्ट्रगल शुरू हुआ, अब क्या करा जाए, क्योंकि मेरे माइंड में तो यूपीएससी था तब से, शुरू से था। लेकिन एक बात और थी मन के अंदर कि 1 साल पैसा कमा के सेविंग कर लीजिए, फिर दिल्ली जाऊंगा, पैसा लगाऊंगा, अपनी तैयारी करूंगा, आगे काम करूंगा। 1 साल का मैं ये सोच के चल रहा था। तो मैं गया, फिर उसके बाद में रुद्रपुर में, और रुद्रपुर में एक कंपनी थी जिसका नाम माइक्रोमैक्स बहुत सुना हुआ है ना, चलता था। अभी बता रही हूँ कंपनी है नहीं, क्योंकि माइक्रोमैक्स तो बंद हो गया है ना, तो वो कंपनी है नहीं। तो माइक्रोमैक्स में गए, तो माइक्रोमैक्स की कंपनी के अंदर वो एक इंजीनियर हूँ मैं, सोचो जरा, बीटेक करा है मैंने, जैसे स्टैंडर्ड होता है ना, उस टाइम में उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ मेरी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बाद सैलरी पता लगी, बीटेक वालों को शुरुआती दौर में 10,000 मिलती है। अब वहाँ पे देखा पॉलिटेक्निक वाले भी हैं, वो काम कर रहे हैं 16,000, ठीक है, और हमें मिल रही है 10,000 रुपये। पॉलिटेक्निक वालों को ज्यादा मिल रही थी, अब वो हमसे ऊपर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई वहाँ पे। तो मैंने देखा, मुझे जो वर्क प्रोफाइल मिली थी उसका नाम बड़ा अच्छा दिया था उन्होंने, कोई बड़ा स्टैंडर्ड नाम रखता है, ऐसा लगता था सीईओ ही बन गया किसी कंपनी के साथ, पता नहीं क्या स्टैंडर्ड नाम था। और जब गए वहाँ पे तो काम पता क्या मिला था, 12 घंटे खड़े रहना और मोबाइल के डब्बों की पैकिंग करना, बढ़ाते रहो पैक करो, बढ़ाते रहो पैक करते रहो, ठीक है। ये काम मिला वहाँ पे। 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, हमने कहा यार ये सब करने के लिए भी टैग करा था क्या? तो आ जाता है फिर कुछ बुरा लगता है चीज़, तो छोड़ के फिर चले आए। उसके बाद में फिर भागीदारी भवन में सिलेक्शन हो गया था, यूपीएससी की प्रिपरेशन वहाँ से शुरू करी। वो अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए, मतलब मैं यूपीएससी की 0% तैयारी के साथ गया था। मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया वहाँ का, और सच बता रहा हूँ उस समय एक मैगजीन आती थी, प्रतियोगिता दर्पण, बड़ा पुराना नहीं हूँ मैं, तो प्रतियोगिता दर्पण से मैं पढ़ के गया था। और उससे पढ़ने के बाद में मतलब वहाँ पे उन्होंने वो जो सिलेक्शन करते हैं ऑल यूपी से करते हैं, सारे यूपी के बच्चे जाते हैं वहाँ पे, एग्जाम देते हैं एंट्रेंस, और जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो आ जाते हैं। उसमें मेरी 42 रैंक थी आई थिंक, कुछ ऐसे, और टोटल 90 बच्चे लिए थे उन्होंने उसके अंदर। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में 42 रैंक आ गई, तो मुझे लगा यार ऊपर वाला कुछ तो दिखा रहा है, जाओ बेटा इसी रास्ते पे जाना है, यूपीएससी की फील्ड में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कोचिंग मिल गई तुम्हें इस तरीके की। तो मैंने उसी समय जॉब छोड़ दी, और जॉब छोड़ने के बाद में उसके बाद में वहाँ से 6 महीना का पूरा कोर्स कराते हैं, वो 6 महीने कोर्स किया। वहाँ कोर्स करने के बाद समझ आया सरकारी कोचिंग में कैसे पढ़ाई होती है, ठीक है। तो फिर इतना पता चल गया था बस एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ इतना वहाँ से पता चल पाया, और कुछ नहीं पता चल पाया वहाँ से। तो और बल्कि हमारे साथ में एसडीएम डीएम रेजिडेंशियल एरिया था वो पूरा जहाँ रहते थे, हम जब चाहते थे उठ के उनसे मिल आते थे जाके, वो हालत थी। रात में 12:30-1 बजे हम क्लासेस लेते थे जाके, एसडीएम आ जाते थे क्लास में सीधे, चलो बैठो आज पढ़ाते हैं तुम लोग को कुछ। इस जोन में हम लोग रहते थे। उसके बाद में भी सिर्फ वहाँ से सिर्फ इतना ही सीख पाए, इससे एनसीईआरटी। सर वो जमाना बहुत अच्छा था, नहीं जमाना तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कॉपरेशन बहुत अच्छा होता था, है ना। हाँ कुछ बात सर अभी 3 साल पहले हमारे साथ में क्या हुआ, उनके साथ में क्या हुआ स्टोरी बताना चलेगा। पीलीभीत सदर जो तहसील है उसके एसडीएम सौरभ दुबे जी थे, हम किसी जमीनी मामले में हुए थे वहाँ पे। हम तो यूपीएससी जानते भी नहीं, सब जानते थे, किसी भी नहीं जानते थे, किसी भी सेवा होता था। अब पूरा गांव था, मतलब जैसे गांव की समस्या जमीन होती तो लोग जाके इकट्ठे, हमको सबसे आगे कर दिया कि लड़का पढ़ा लिखा तो बोल देगा, हालांकि कठिन हमको भी नहीं थी उसमें, ठीक है। तो एसडीएम साहब ने क्या क्या करते क्या नाम मुझसे 10 साल क्या करते बोले, तो कल आने के पास संडे उन्होंने बुलाया था हमें, जब तो उन्होंने कोई बुलाया तो उन्होंने पता चला तुम पढ़ने की तो तुम्हारे में क्या है, टीम वर्क की भावना बनाने में कहीं ना कहीं है, इतने बुजुर्ग लोग हमारे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रेशर करना दोनों बलगला दिया नहीं, आंदोलन खत्म हो गया, काम से पूरा किया उन्होंने, पूरा काम किया, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने काम से पूरा किया, सबका काम कर दिया, हमारे क्या उन्होंने ऐसे स्टेजेस आते हैं और फिर उसके बाद मन किया होगा यार मैं क्यों ना करूं। सर इसके बाद में उन्होंने हमको 2000 रुपये के दिए, 2000 रुपये, हाँ वहाँ है जे गलत 8 पंद्रह की पार्टी करोगे, आंदोलन तैयार करो चलो 2000 रुपये दिया चलो जहाँ भी पैसे जो पड़े मतलब पढ़ाई का पूरा पैसा तो हम देंगे, कोई दबाव नहीं बात नहीं बोल रहे। देखो कुछ अधिकारी होते हैं ऐसे जो शायद आप सब लोग अपने सामने ही अपनी आंखों के सामने कुछ अधिकारियों को देख चुके हो, उनके सर आपके साथ बैठते थे, बात करते थे, हर एक चीज। इवन कई लोग तो जाके ऑफिस में भी बैठते थे, वो वहाँ पे भी टाइम देते थे, बात करते थे,
ने बताया था इस बारे में, जैसे तेज को भी पर्सनली उन्होंने बैठा के टाइम सब उनमें किताबें लिखी दी हमने। हाँ वो ये चीज होती है, और कई सारे ऐसे अधिकारी होते हैं, और यहाँ मुझे लग रहा है जितने बच्चे ये सब संघर्ष करने के बाद पहुंचते हैं, ये वही बच्चे होते हैं जिन्होंने देखा होता है कि यार इस जोन में ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, इस ग्राउंड लेवल से जाते हैं, ये तैयारी करते हैं, अधिकारी होते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो आपको अधिकारी बनने को मजबूर कर देते हैं। मुझे क्या पता? हाँ वो वही कुछ अधिकारी वैसे नहीं होते, लेकिन ये सब आपको सिखा देता है कि आपको क्या करना है। तमाम डीएम साहब से पूछे जाके वीडियो रिकॉर्ड होगी नहीं, फिलहाल वही चीज है। और अभी एक आईएएस ऑफिसर बनी थी, मैं नाम उसका नहीं बोल टॉपिक आके बोलिए टॉपिक तो वो उनके अपने फादर की पेंशन के लिए गई हुई थी एक जगह, वहाँ पेंशन ऑफिस में जब वो गई थी तो पेंशन ऑफिसर ने बहुत धक्के देकर उन्हें निकाला था, काफी ज्यादा जलील कर दिया, ठीक है। और इतना ज्यादा किया था कि वो रो गई थी वहां पर। रोने के बाद में उन्होंने ये पूछा था कि तुम नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा ये काम, तुम ही लोग करो। तो उन्होंने धक्का देकर बोला जाओ डीएम से बात करो, हमसे कोई बात करने की जरूरत नहीं। उन्होंने वही सोच लिया था कि मुझे डीएम ही बनना है उसके बाद में। और 2 साल हुए थे कंप्लीट, 2 साल के बाद में वो डीएम बन के ही आई थी वहाँ पे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। मैंने इसीलिए बोला अगर आईएएस बनना है ना, तो आईएएस बनने के लिए अंदर एक बर्निंग डिजाइन होनी चाहिए। अगर नहीं है नहीं बन पाओगे, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, बहुत स्पष्ट। अगर ये सिर्फ रोजगार मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी और जो है अच्छा जॉब हो जाएगा, आईएएस नहीं बन पाओगे, बहुत मिल जाएगी तभी नहीं पाओगे, ठीक है। नहीं रहेगी, इस सब के बेसिस में बन ही नहीं पाओगे, ठीक है। शादी कुत्तों बिल्लियों की भी हो जाती है, तो सबकी हो जाती है, बहु बेटियां सब मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आईएएस नहीं बन पाओ, मनपसंद वाली तो नहीं मिलेगी, आईएएस नहीं बन पाओ। मनपसंद वाली आजकल मिलती भी नहीं, मनपसंद वाली तो सर आईएएस बन जाएंगे तब भी नहीं मिलेगी। तो मनपसंद वाली बात कर रहे हैं। चलो छोड़ो जाता ठीक है। ह्यूज रिजर्वायर्स वगैरह की बात कर रहे थे, ठीक है। तो नायक शैली का निर्माण हुआ, और नायक शैली के बाद में यहाँ पर क्या शुरू हो गया था, विजयनगर शैली, ठीक है। और विजयनगर शैली के जो मंदिर है उनका निर्माण, और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ही पहले लिख देता हूँ, आगे बात तो बाद में करेंगे। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी जो है, हम्पी टेम्पल है, या हम्पी साइड पूरी की पूरी है। ये हम्पी को कंस्ट्रक्ट करने वाला व्यक्ति कोई बता दो। विजयनगर साम्राज्य नहीं, हम लोग कौन से जोन में चल रहे हैं? बीसी तो कहाँ रह गया हैं? हम लोग 80 में चल रहे हैं, वो भी 13वीं 14वीं शताब्दी में चल रहे हैं। तो अशोका तो है ही नहीं यहाँ। अरे अच्छा हम्पी है ये, हम्पी हरियर बुक्का वाला ना। हाँ हरियर बुक्का वाला है। कृष्णदेव राय केडीआर, ठीक है। और केडीआर 1 या द्वितीय है, प्रथम है। हम्पी की जो सिटी थी पूरा कैपिटल बनाने वाले कृष्णदेव राय प्रथम, और इन्होंने ही हम्पी के अंदर टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन कराया था। हम्पी इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, और आज के समय में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा भी है, और साउथ के मंदिरों में बोला जाता है सबसे विशाल मंदिर है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। साउथ के मंदिरों में इसका नाम आता है। तो हम्पी का जो स्टाइल ऑफ टेम्पल है वो पूरी तरीके से विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल में बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या अलग चीजें हुई हैं, अगर हम लोग दूसरे टेम्पल से कंपैरिजन करें इसका, तो कोई हम्पी कभी देखा है, विजिट किया है कभी, कुछ डायग्राम फोटो विजयनगर एम्पायर में तो हम लोग इसकी बात कर ही रहे। तो मतलब टेम्पल आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, कुछ अलग देखने को मिलता है। यहाँ हम्पी का डायग्राम है, किताब में पढ़ा है, किताब में पढ़ा है। तो ये पढ़ा के धननिरपेक्ष देखो यहाँ मैं कुछ चीजें आपको पीछे बता रहा था। क्या बता रहा था? जैसे मैंने बताया था कल्याण मंडप, विठल मंदिर, ठीक है, कल्याण मंडप बताया था। मतलब पहले जो मंडपों की संख्या होती थी वो बहुत ही लिमिटेड, एक आध संख्या होती थी। अब मोर देन 1 मंडप बनना शुरू हो गए। उसकी एक विशेषता विजयनगर है, ठीक है। विजयनगर टेम्पल्स में एक से ज्यादा मंडप बनने दिखाई देने लगे। अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे ना डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल्स की, उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे पहले एक मंडप बनता था, फिर धीरे धीरे 2 या 2 से अधिक मंडप बनना शुरू हो गए। तो ये मंडप तब बने, इसी समय में बने जब विजयनगर एम्पायर का
जोन शुरू हुआ था। ठीक है, एक बात हम लोग ने यहाँ पे भी की थी अम्मा श्राइन वाली, अम्मा श्राइन की भी जो बात की थी वो भी एक पॉपुलरिटी किसकी थी, विजयनगर वालों ने ही इस परंपरा को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था। ठीक है, 4 टाइप ऑफ गोपुराम्स इसमें भी होते थे, 4 टाइप ऑफ गोपुराम्स उधर भी पाए गए। तो इसकी विशेषताओं की अगर बात करी जाए तो कल्याण मंडपास या फिर आप इसको कह सकते हो अम्मा श्राइन या फिर गोपुराम्स का चारों दिशाओं से खुल जाना ही विजयनगर एम्पायर का जो है एक स्पेशल करेक्ट है। तो विजयनगर एम्पायर में यहाँ पे शायद हम्पी का फोटो दिया नहीं है, नहीं दिया विजयनगर टेंपल दिया है, वो सब दिया है सर। चलो गूगल कर लेना, इतना तो कर सकते हो। इसके बाद में लास्ट स्टाइल है टेंपल का, ठीक है, वेसरा स्टाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, वेसर स्टाइल जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसकी एक खासियत जो मैंने पहले ही बताई थी, ये मिक्सचर है। ठीक है, किसका, नागर और द्रविड़ दोनों। तो इसके अंदर नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं पाई जाएंगी। और ऐसा टेंपल का कोई भी एग्जाम्पल अगर आ जाए तो आप सीधे चले जाइएगा कि यहाँ पर सीधे सीधे वेसर शैली के मंदिरों की बात हो जाएगी। ठीक है, वेसर शैली के बाद में अगर आप इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करोगे तो इसके अंदर जैसे बात की जाए जो पासवे हुआ करते थे, पैसेज बोलते हैं इसको। ठीक है, वो कैसे होते थे, ओपन होते हैं, काफी ज्यादा ओपन होते हैं, मतलब बरामदे बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, हॉल एक बड़ा सा देखने को मिलता है। तो हॉल का जो कंस्ट्रक्शन किया गया था वो एकदम ओपन तौर पे किया गया था। मंदिर को अक्सर आप कैसे देखोगे, बंद होते हैं, ठीक है, टेम्पल्स बंद होते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े ओपन पासवेज देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े एरियाज देखने को मिलते हैं। उसके एग्जाम्पल के अंदर कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए, इसके अंदर दुर्गा टेम्पल दिया गया, ठीक है, और लखनऊ का टेंपल दिया गया है, अयोल कर्नाटका के अंदर जो पाया जाता है, और बादामी टेंपल्स भी इसी के पार्ट है। ठीक है, तो ये टेंपल्स कहीं भी हो सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ये नॉर्दर्न इंडिया में भी हो सकते हैं, ये साउथ इंडिया में भी हो सकते हैं, ईस्ट वेस्ट किसी भी इलाके में ये टेंपल्स पाए जा सकते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये टेंपल्स पर्टिकुलर इसी लोकेशन पे पाए जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं। और इसको संरक्षण देने वाले कौन लोग थे, चालुक्य की बात और होयसल वंश के भी लोग इसके अंदर आते हैं। तो होयसल के बाद में इसी वेसर टाइप ऑफ स्टाइल को एक नाम और दे दिया गया जो होयसल स्टाइल भी बोला जाता है। ठीक है, टेंपल्स का होयसल स्टाइल भी किसी को बोला जाता है, वो वेसर शैली के मंदिरों को ही बोला जाता है। तो आप इसके अंदर देख सकते हो होयसल शैली के भी 3 टाइप के मंदिर यहाँ पर दिए गए, एग्जाम्पल दिए गए, जिसके अंदर वेलूर दिया गया, ठीक है, और वेलूर के अलावा एल्बिट दिया हुआ है, और श्रृंगेरी भी यहीं पे लिखा है। मैंने अभी आपको बताया ना, श्रृंगेरी द्रविड़ का भी स्टाइल टाइप है, ठीक है, और वेसर में भी इसको काउंट किया जाता है। तो श्रृंगेरी टाइप ऑफ टेंपल, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया था, एग्जामिनर्स ने इसको माना है द्रविड़ टाइप ऑफ स्टाइल, ठीक है, लेकिन श्रृंगेरी वेसर में भी अगर कभी देखने को मिल जाए तो वो वेसर में भी माना जाएगा। तो कुछ टेंपल्स हैं जो 2-2, 3-3 स्टाइल्स के हैं। उन स्टाइल्स के अंदर पहला जैसे बेंगलुरु है, किसका है, ये पूरा का पूरा वेसर टाइप ऑफ स्टाइल, ठीक है। हेलवेटी भी किसका है, वेसर का पूरा का पूरा है। श्रृंगेरी मिक्सचर है जो द्रविड़ स्टाइल और वेसर स्टाइल को पूरी तरीके से देखने में मिला। तो ये अगर श्रृंगेरी क्वेश्चन में आए और वहां पे द्रविड़ स्टाइल लिखा हुआ तो आदि मंदिर के द्रविड़ लगा देना, वेसर लिखा हुआ वेसर लगा देना। दोनों लिखे हुए हैं अगर तो आप मिक्सचर के साथ चले जाना, वेसर में दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। तो चाहे द्रविड़ होगा चाहे फिर वेसर होगा, वो सब यही कहलाएगा, वेसर सब कहलाएगा, ठीक है। तो वेसर नीचे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसकी एक विशेषता है, टेंपल को देखोगे समझ जाओ, होयसल टेंपल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। होयसल का जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में अंदर एक विशेषता दिख रही होगी आपको, क्या अलग चीज दिख रही है इसके अंदर, होयसल टेंपल वेसर शैली का, हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पर क्या होता था, एक जो स्टार होता है इस तरीके से टेंपल में स्टार पाया जाता है, ठीक है। होयसल आर्किटेक्चर के अंदर एक विशेषता यही होती है कि इसके जो टेंपल्स होते हैं उनकी जो रूफ होती है नॉर्मल 44 ये विजयनगर, हाँ
तो इनका आर्किटेक्चर कैसा बना हुआ था, स्टार टाइप। अगर इनकी रूफ देखोगे तो आपको हमेशा स्टार दिखेगा उसमें, ठीक है। तो एक अलग आर्किटेक्चर है, इसकी अलग विशेषता यही है। तो ये टेम्पल्स जब भी आप इस तरीके के देखो तुरंत दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, बेसर शैली का मंदिर है। और बेसर शैली का एक टाइप है होयसल शैली, ये होयसल शैली में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस किस तरीके के आ चुके हैं अभी तक, क्या आप लोग लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए नागराज, द्रविड़ और बेसर ये तीनों हैं क्या, क्वेश्चन आया था नागराज, द्रविड़ और बेसर ये तीनों हैं क्या। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, मंदिर की ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन लिखा इधर, 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, भारतीय मंदिर वास्तुकला के ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कब का, 2012 के अंदर यूपीएससी में पूछा था, ठीक है। उसके बाद देखो बिल्डिंग कल्याण मंडपम was a notable feature in the temple construction, कौन सी किंगडम में कल्याण मंडपम बनते थे। अभी विजयनगर की विशेषता है, विजयनगर के अंदर ही कल्याण मंडपम बना करते थे। ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, सीधा सीधा यही पूछा गया था कि कल्याण मंडपम किसकी विशेषता है। तो कल्याण मंडपम विजयनगर की विशेषता है। तो अगर आपसे अब कल्याण मंडपम के अलावा और कुछ भी यहाँ पूछ ले, जैसे इसकी विशेषता अम्मा श्राइन, अगर पूछ लिया जाए अम्मा श्राइन किसकी विशेषता है, तो वो भी विजयनगर शहर की ही एक वास्तुकला का एग्जाम्पल है। चलिए आगे पंचायतन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 2014 के अंदर। बताइए पंचायतन जो है वो क्या है, क्वेश्चन यही पूछा ना, पंचायतन क्या है। और एग्जाम्पल में देख लीजिए कि असेंबली है विलेज के एल्डर्स की, बूढ़े लोगों की असेंबली है क्या, ठीक है। क्या रिलीजियस सेक्ट है, कोई धर्म है, कोई सेक्ट है, नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी, कोई प्रशासनिक इकाई है, नहीं। चौथा ऑप्शन स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मंदिर के कंस्ट्रक्शन या मंदिर के वास्तुकला का एक स्टाइल ही तो है। तो पंचायतन 5 भागों में अलग अलग डिवाइड करके टेम्पल्स का कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन क्या है 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस में, एक हिस्टोरिकल प्लेस दिया हुआ है अजंता और एक दिया है महाबलीपुरम, ये 2 स्ट्रक्चर दिए हुए। और इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। अजंता केव्स की बात हो रही है यहाँ पे, पहले चीज मैं बता दूं आपको, किसकी बात हो रही है, अजंता केव्स। और उसके बाद में हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़े थे। 4 पार्ट की अगर बात करी जाए, एक में मंडप पास बन रहे हैं, रथ बन रहे हैं, ठीक है। मोनोलिस्टिक टाइप ऑफ टेम्पल्स की बात करी थी हम लोग ने। मोनोलिस्टिक टाइप ऑफ टेम्पल्स की यहाँ पे जो बात हो रही है वो है महाबलीपुरम के टेम्पल्स, ठीक है। उन्हें क्या बोला जाता है, महाबलीपुरम के टेम्पल्स बोला जाता है। अब यहाँ महाबलीपुरम टेम्पल, तो पहला ऑप्शन दे रहा है क्या दोनों सेम समय पे बने थे। केव्स तो हम लोग कब देख रहे हैं, कितनी पुरानी चीजें। और अजंता की गुफाएं अशोका के टाइम पे, ये फिर गुप्ता एम्पायर के दौर पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट होकर खत्म हो गए। लेकिन टेम्पल्स कब बन रहे हैं, अब ये जो लास्ट एंशिएंट इतिहास का दौर है ना, लास्ट एंशिएंट इतिहास के दौर में बन रहे हैं। तो एज तो कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत हो जाएगा, बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस, दोनों सेम रिलीजन से। गुफाएं अजंता गुफाओं की अगर बात करी जाए तो अजंता गुफाओं के अंदर ज्यादातर बुद्धिज्म को देखा, और लास्ट में हम लोग ये देख रहे हैं 29 केव्स में सब बुद्धिज्म के देखे हुए। एलोरा में थोड़ा 5 जैन, अच्छा एलोरा में थोड़ा मिक्स, 1 से 12 तक, 13 से 29 तक, 30 से 34 तक अलग अलग रिलीजन पाए जाते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो जो बेसिकली एलोरा की केव्स है उसमें तो देखा गया, लेकिन अजंता की केव्स में पर्टिकुलर बुद्धिज्म की बात हुई है। और इधर महाबलीपुरम क्या टेम्पल्स है या हिंदू कल्चर की बात हो रही है, तो क्या दोनों का रिलीजन सेम है, एकदम सेम है। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, पहला गलत, दूसरा गलत। देख लेते हैं हम तीसरा वाला, बोथ है रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, सही है, दोनों में रॉक कट है। अजंता की गुफाओं की बात करें वो भी रॉक कट है, और अभी हम लोग मोनोलिथिक बोल रहे थे उसको, मोनोलिथिक क्यों बोला था, क्योंकि रॉक से कटे हुए वो टेम्पल्स उस तरीके के बनाए गए, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाए, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ सोचना भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आप इतनी आसानी से इन क्वेश्चंस को बना दे रहे हो, थैंक्स टू मी, ठीक है। ठीक है, कहाँ मजाक किया
चलो इसके बाद जो टेम्पल आर्किटेक्चर पूरी तरीके से तीनों शैलियों का समा, ठीक है, अरे क्या बात है, बस हो गया। तीनों तरीके का टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे पढ़ लिया आप लोगों ने। आपको वास्तुकला का हर एक इंपॉर्टेंट वो तरीका पता चल गया एंशिएंट इतिहास का जो है, और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आप ये सब चीजों को दिमाग में बैठा के रखते हो, मैं यकीन दिला रहा हूँ अगर ये बातें सारी की सारी ऑन स्क्रीन हो रही होती तो वो पिक्चर आपके दिमाग में सेट 100% सेट होती, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ चीजें हो गई इसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि दिमाग में सेट करा सकूं, इसी वजह से लगातार इमेजेस दिखाता चल रहा हूँ आपके फोन में। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें भूलने वाली नहीं है। आर्ट एंड कल्चर एक बार यहाँ बैठ गया तो वो लाइफ टाइम बैठा रहेगा, वो कभी नहीं घूमेगा इधर उधर। जैसे मॉडर्न एचपी होता है ना, फैक्ट याद करे और सुबह तक गायब हो जाते हैं, वैसा इसमें नहीं होता। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्डिंग अगर हो गई फैक्ट्स की अगर आपकी, तो ये कभी भी दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, बैठा रहेगा। अब आपको अम्मा शाह हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा, क्यों है अम्मा शाह, ठीक है, वो बैठा रहेगा दिमाग में, ठीक है। कल्याण मंडपम क्यों है, वो बैठा ही रहेगा, किसके लिए यूज होता है। तो टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे आप आंसर को जस्टिफाई कर ले जाओगे आसानी से, ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये तो एंशिएंट हिस्ट्री का हो गया आर्किटेक्चर। अब आते हैं मेडिवल हिस्ट्री का आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। हिंद इस्लामी वास्तुकला बोल लीजिए या फिर इंडो इस्लामिक वास्तुकला इसको बोल लीजिए। ये उस वास्तुकला की चर्चाएं करने जा रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी वो प्राचीन इतिहास या फिर एंशिएंट से रिलेटेड थी, और आपका जो मध्यकालीन शुरू होता है वो भारत के अंदर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ में ही शुरू होता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का दौर जो था वहीं से आर्किटेक्चर बनना शुरू हो गया जैसे ये लोग भारत के अंदर एंटर करते, ठीक है। एंट्रेंस के दौरान या इवन और थोड़ा अगर मैं पुराना टाइम में अगर आपको लेके जाऊं तो अप्रोक्स डेट है 637 और 637 से 650 का दौर है, ध्यान रखिएगा। कुछ एक डेट है बीच में, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रही है अभी, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसलिए मैंने इसके ऊपर नजर भी निकाली है। यहाँ केरला के अंदर एक मॉस्क बनी थी, मस्जिद, ठीक है। केरला के अंदर एक मॉस्क का डेवलपमेंट हुआ था, मस्जिद का डेवलपमेंट हुआ था, और ये वो समय है अगर मैं आपको बोलूं कि भारत के अंदर क्या इस्लाम का ओरिजिन हो गया था तो आप लोग कहेंगे नहीं है। तो सर 7वीं शताब्दी को माना जाता है, हम तो 8वीं शताब्दी से मानते हैं, हम तो इस्लाम का उदय मानते हैं 8वीं शताब्दी से, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं 7th सेंचुरी का मतलब हो रहा है 601 से लेकर 699, ये है 7th सेंचुरी। 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं अगर हम लोग तो है 701 से लेकर 799, ये तो अगर हम लोग बात करते हैं इस सेंचुरी के अंदर ही तो हम लोग ने मोहम्मद बिन कासिम को देखा 712 ईस्वी में, और इससे पहले अगर बहुत मान लो तो 711 में उबैदुल्लाह और बुदैल आए थे, ठीक है। 711 में उबैदुल्लाह बुदैल आए थे और 712 में हुआ था। लेकिन जब ये लोग भारत के अंदर एंटर किए तो माना जाता है सिंध के अंदर एंट्रेंस हुई थी। सिंध में कौन राजा था? राजा ताहिर को परास्त करके मोहम्मद बिन कासिम ने वहां के रूल को लिया था, और वहां पे बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ में कई सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए, ठीक है। उन मॉन्यूमेंट्स में वहां पे मस्जिद भी बनाई गई होगी। अगर मुस्लिम आर्किटेक्चर में देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मस्जिद ही है ना। अगर हम हिंदू आर्किटेक्चर में देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मंदिर है, बुद्धिज्म में देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्तूपा है, और अगर मुस्लिम में देखें तो क्या है, मस्जिद है सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर सिंध में बनाया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा।
और जब ये भारत आए होंगे 712 से लेकर 715 तक भारत में रहे और इन 3 सालों के बीच में ये कंस्ट्रक्शन हुए होंगे, ठीक है। लेकिन माना जाता है 637 से 650 के बीच में केरला में एक मस्जिद मिली, ठीक है, और उस मस्जिद के प्रमाण आज भी वहाँ पे, और वो मस्जिद की आज भी प्रोटेक्ट करके वहाँ पे रखा गया, काफी पुरानी और भारत की सबसे पुरानी मस्जिद के तौर पर उसे जाना जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इस्लाम का विजन ही 700 के बाद हो रहा है तो यहाँ पे ये मस्जिद कैसे आ गई? घूमने आ गया बनवा बनवा के चला गया होगा। घूमने तो कोई इस्लामी अगर हम बात करें यात्री ऐसा कोई देखा नहीं। सर इससे पहले भी व्यापार होता रहता था। बहुत बढ़िया, बस ये तो सुनना ना, ये है यूपीएससी का माइंड, ठीक है, इसको बोलते हैं। तुम जल्दी तालियां बजा दो तुम। व्यापार तुम पे शुरू हो गया। व्यापार बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हम लोग देखते हैं कि भारत का व्यापार दूसरे देशों के साथ में बहुत ही रिच है। अगर देखा जाए तो खास करके सिंधु घाटी सभ्यता से ये व्यापार चला आ रहा है। मेसोपोटामिया, इजिप्ट की सभ्यताओं के साथ में हम लोग का व्यापार लगातार रहा, ठीक है। भारत के व्यापार और भी लोगों के साथ में होते थे, जिसमें फारस की खाड़ी का पूरा इलाका आता था। और जब फारस की खाड़ी की बात हम लोग करते हैं तो अरबिक नेशन को दिमाग में आ जाते हैं हमारे। तो अरब के कुछ नेशंस के साथ में भारत का व्यापार हुआ करता था, और उन व्यापारों में ऑब्वियस सी बात है, ये जो दक्षिण का इलाका आप लोग देखते हो, ये इस पूरे के पूरे इलाके से ही तो व्यापार होता होगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स वगैरह जो है पूरी की पूरी यहीं से तो कहीं व्यापार होता होगा। और इन्हीं इलाके में हम देख रहे हैं केरला का पूरा एरिया, और केरला के एरिया के अंदर ही लोग एंटर करते थे। वहाँ वास्को डी गामा भी कहाँ आए थे? उसी पोर्ट से आए, उसी के अंदर आए, केरला में ही तो एंट्री किए थे। तो ऐसे जितने भी लोग व्यापार के लिए ज्यादातर आते थे वो साउथ से, ठीक है। नॉर्थ में वो जगह नहीं देते थे शासक या राजनीतिक इकाइयां जो नॉर्थ में एंट्री कर रहे। आने का एक ही तरीका था, जैसे कासिम ने दाहिर बना दिए और आके यहाँ पे बस गया, वो एक तरीका था। बाकी लोग क्या करते थे, अगर उन्हें लड़ना नहीं है, नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ धर्म के पर्पज से आना है, व्यापार के पर्पज से आना है, तो वो लोग दक्षिण भारत से इंटरेस्ट लेते थे और आराम से आगे ट्रैवल करते थे। तो दक्षिण भारत से एक व्यक्ति आए, उन्होंने आगे क्या करा, केरला के अंदर निवास किया, और निवास करने के बाद में वहाँ पे थोड़ा इस्लाम का प्रचार प्रसार करके एक मॉस्क को वहाँ पे बनवा दिया, मस्जिद को बनवा दिया, जैसे वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा जब पहली बार भारत के अंदर एंटर किए थे, तो एंटर करने के बाद में उन्होंने केरला के ही अंदर वहाँ पे एक चर्च बनवाया, ठीक है। और वो सबसे पहला पुराना साक्ष्य है चर्च का, कि भारत के अंदर सबसे पुराना साक्ष्य का, और उसी चर्च में आज उनकी कब्र भी, ठीक है। तो लास्ट में उनकी कब्र भी कहाँ बनाई गई? उसी चर्च में बनाई गई। और केरला का सबसे विशाल चर्च माना जाता है वहाँ पे, ठीक। और पूरे भारत के ईसाइयों का सबसे ज्यादा, कह सकते हो भारत के अंदर सबसे बड़ा धार्मिक स्थान माना जाता है केरला में ही। तो यहीं से एंट्रेंस के दौरान व्यापार के दौर में लोग आए होंगे। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग मुझसे मत पूछना, आगे चल के किसी के दिमाग में कहीं किसी से भी सुन लो कि मुस्लिम आर्किटेक्चर तो भारत के अंदर पहले से था, तो हम लोग शुरुआत इसकी यहाँ से क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मुस्लिम आर्किटेक्चर की शुरुआत हम लोग यहाँ से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से रूल शुरू हुआ था, और जहाँ से रूल शुरू हुआ, रूल करने के बाद लोगों ने आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया। हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं, गुप्ता की बात करी, मौर्यास की बात करी, विजयनगर की, सब रूलर्स ही तो है। तो जो रूलर्स करेंगे उन्हीं की बात मानी जाएगी। बाकी XYZ कोई भी पर्सन आए, इसने क्या करवाया हमें उससे लेना देना नहीं, इसलिए हमने इन सब चीजों को भूल जाना है। हमें सीधा कहाँ पे आना है? हमें आना सीधा दिल्ली सल्तनत, क्योंकि यहीं से रूल शुरू हुआ, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत बेसिकली ये वो दौर है जिस दौर के अंदर वास्तुकला का निर्माण होना शुरू हुआ, और इस वास्तुकला में सबसे पहला निर्माण ही आप लोग कुतुब मीनार है, ठीक है। कुतुब मीनार को हम भारतीय आर्किटेक्चर के हिस्से में इसलिए नहीं पढ़ेंगे, उसका मैं कारण बता रहा हूँ, क्योंकि ये कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ वो कई सारे जोन में हुआ। पहले सबसे पहले कुतुब ऐबक है, उन्होंने इसका निर्माण कराना शुरू कराया, नहीं करवा पाए, बीच में ही निपट लिए, पैसे मिलते तो पता ही होगा, गिर गया, है ना, पैसे ही तो ही मिलते होंगे। तो उसके बाद में दूसरे शासक आए इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराना शुरू कराया। आगे चल के एक समय आया उसके ऊपर बिजली गिर गई थी, लाइटनिंग, ठीक है, उसकी वजह से वो डैमेज हो गई। तो फिर इसको किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो बनवाया तो टोटल ये 5 मीनारों का बन गया। 5 इसके अंदर फ्लोर्स माने जाते हैं टोटल। और आज के समय में ये जैसा है वो किसके द्वारा बनवाया गया?
फिरोजशाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया निर्माण कार्य है। ठीक है, इस वजह से इसके तो पार्ट्स कई सारे हो जाते हैं, हम लोग इसलिए इसका डिस्कशन तो नहीं करेंगे, लेकिन इससे एक वर्ड हमें यहाँ जरूर मिल गया, वो है ठीक है, मीनारों का प्रयोग किया गया था। अब ये जो मीनार है, एक वर्ड अगर मैं वास्तुकला की बात करूं तो वास्तुकला में, इस्लामी वास्तुकला में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वो है मीनार। तो मीनारों का कंस्ट्रक्शन, जैसे वहां पे शिखर इखर यूज कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे एक वर्ड क्या है, मीनार। अब ये मीनार क्या था, किस तरीके का था, मीनार तो एक वर्ड हो गया। इसी तरीके से एक आगे मैं और बात करूंगा, आप लोग ने नाम सुना होगा गोल गुंबद का, सुना होगा। गोल गुंबद के बारे में जो भी चीजें हैं बोली जाती हैं कि इसका जो आकार है गोल है पूरी तरीके से, ठीक है, और इसमें एक गुंबद बना हुआ है, इसलिए इसको गोल गुंबद बोला जाता है। अब हमें गोल गुंबद किसने बनवाया, क्या करा, आगे फिर उससे लेना देना नहीं है, हमें यहाँ से एक वर्ड मिल गया, कौन सा, गुंबद। गुंबद और कहीं कहीं गुंबज भी लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही वर्ड है। ठीक है, तो एक मीनार वर्ड मिल गया, एक गुंबद या गुंबज वर्ड मिल गया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरी चीज और मिलती है, वो आप देखोगे वास्तुकला, जितनी भी इस्लामिक वास्तुकला भारत के अंदर हुई, उन वास्तुकलाओं को आपने देखा होगा एक आर्क का फॉर्म जरूर लेते हैं। आर्च बोल लो, आर्क बोल लो, ठीक है, आर्च का फॉर्म या आर्क का फॉर्म लेती है, और ये जो फॉर्म होता है ये आपको हर वास्तुकला के अंदर लिख रहे हैं। अभी प्रीवियस ही 1-1.5 साल पहले का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था कि डबल डोम क्या होता है। डबल डोम पूछा, यूपीएससी का क्वेश्चन था, उसके अंदर पूछा गया था डबल डोम स्ट्रक्चर क्या है। डबल डोम स्ट्रक्चर, अभी जो हम लोग गुंबद की बात कर रहे हैं ना, इसी गुंबद को एक गुंबद और नीचे एक गुंबद ऐसी बना दिया जाए तो ये डबल डोम हो जाते हैं। और डबल डोम का यूज क्यों किया जाता है आगे इसकी बात करेंगे, लेकिन एक विशेषता यहाँ से पता चल गई कि गुंबद का आकार कैसा होता था, आर्क टाइप का होता था, जिसको आर्च भी आप लोग कहते हैं, कैसा होता था, आर्च टाइप। ये गुंबद है, जो गुंबद है इसको बोलते हैं डोम। ठीक है, क्या बोलते हैं, डोम। ठीक है, अगली विशेषता देखिए इसके अंदर, अब यहाँ पे किसी भी तरीके की पहाड़ियों को काट के, रॉक को काट के, पत्थरों को काट के निर्माण नहीं किया गया। यहाँ सीधा सीधा निर्माण जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स को यूज किया गया है, बजरी पत्थरों को यूज किया गया है, इस तरीके की तमाम चीजों को वहां पर यूज किया गया है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि किसी भी तरीके का रॉक कट नहीं दिखता है यहाँ पर, तो ये बात कहना बिल्कुल उचित है। ठीक है, तो यहाँ पर रॉक कट एविडेंसेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। ठीक है, एक चर्चा और कर लेते हैं इसके बारे में। 5 इसकी एक विशेषता और है, यहाँ भारत के अंदर जितने भी इंडो इस्लामिक वास्तुकला मिली, उसकी एक बहुत अलग विशेषता क्या है, उसके अंदर ना तो आपको कोई ह्यूमन फिगर दिखेगा, ना ही कोई एनिमल फिगर दिखेगा। ठीक है, इसका कारण एनिमल फिगर, हाँ एनिमल फिगर या फिर अगर ह्यूमन फिगर की बात की जाए तो मंदिर वास्तुकला में तो यही सब देखा है हम लोगों ने। चाहे आर्किटेक्चर में कोई दीवार हो उसके ऊपर भी अगर उल्लेख होता था, या अजंता एलोरा की गुफाओं तक की बात करें, स्तूपा की भी बात करें, तो हर जगह या तो एनिमल्स या ह्यूमन के फॉर्म में फिगर्स जरूर दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी एक अलग और खास विशेषता ये है, बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बना दिए गए, उसके बाद में भी उसमें ना एक एनिमल है ना ही एक ह्यूमन है। और इसकी सबसे बड़ी जो रीजन है, उस रीजन को कह सकते हैं कि फिगर्स जो है या डायग्राम्स जो है या फिर मूर्ति जो है इस्लाम में उसकी इस्लाम के खिलाफ मानी जाती है, अगेंस्ट द इस्लामिक फिलॉसफी मानी जाती है। मतलब इस्लाम उसकी परमिशन नहीं देता कि किसी भी तरीके से मूर्ति या फिर मूर्ति पूजक या फिर एनिमल्स, इन सबको बना के अपने मॉन्यूमेंट्स के ऊपर आप दर्शाएंगे या फिर उनकी पूजा करें, इस तरीके की मान्यता नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मोनोथिज्म वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक ईश्वर की उपासना वाला कॉन्सेप्ट है। इस वजह से एक ईश्वर और उसी के ईश्वर को मानते हुए सब लोग इन सारी चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मान्यता है जिसके हिसाब से भारत के अंदर इन सारे आर्किटेक्चर में ये ह्यूमन फिगर्स या एनिमल फिगर्स देखने को नहीं मिलते। ये इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जब हम लोग हिंद इस्लामी वास्तुकला की बात करते हैं। ठीक है, अगर ये सिर्फ इस्लामी वास्तुकला होती, अगर ये सिर्फ इस्लामी वास्तुकला होती तो इसके अंदर क्या अलग होता, और अब ये हिंद और इस्लामी वास्तुकला है तो इसके अंदर आपको क्या अलग दिखता है। हिंद इस्लामी का मतलब आप लोग समझ रहे हो? हिंद इस्लामी का मतलब भारत के अंदर जब इस्लामिक वास्तुकला पनपी तो उसके ऊपर हिंद की वास्तुकला का इफेक्ट पड़ा हुआ है।
मतलब दोनों चीजें मतलब हिंद भी वास्तुकला होगी उसके अंदर, और कैसी होगी, इस्लामी वास्तुकला भी पाई जाती होगी, दोनों वास्तुकलाओं का मिश्रण होगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल मीनार है, धार्मिक और धर्म निरपेक्ष को कैसे होते हैं? हाँ चलो वो तो आइडिया हो गया। मीनार का कंस्ट्रक्शन देखा होगा आपने, मीनार किस तरीके की होती है, एक पिलर होता है प्रॉपर तरीके का, ठीक है, स्ट्रेट पिलर जिसको हम लोग कहते हैं, और एक स्ट्रेट पिलर होता है, और स्ट्रेट पिलर के ऊपर ही आगे चल के जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो गुंबद का हो या आर्क का हो, वो सब मीनार के ऊपर ही होता है बेसिकली। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। तो भारत के अंदर जब ये वास्तुकला बनी, अब आप आज के समय में देखोगे, मैं जो स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना। ये बेसमेंट है, ठीक है, ठीक है, ये हो गई आपकी गुंबद, ठीक है, और इसको पूरा का पूरा हम लोग क्या मान लें, ये है मीनार, और इसी गुंबद और मीनार के साथ में ही इस एरिया में प्रॉपर तरीके से जो ये पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है, इस प्रॉपर एरिया के अंदर क्या होता था, चार बाग फिलॉसफी, चार बार अब इसके आर्किटेक्चर और एक आर्किटेक्चर आप और देख चुके हैं पीछे वास्तुकला का, इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कोनिकल शेप था वहां पे, और यहाँ क्या सर्कुलर शेप देखने को मिला, इतना ही तो डिफरेंस देखने को मिल रहा है सर। आर्किटेक्चर को अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चर का तरीका क्या है, सेम है। नीचे अगर बात करें हम लोग तो पिलर के ऊपर जो ये जो मीनार है किसके ऊपर बनी है, बेसमेंट के ऊपर बनी है, और वो बेसमेंट वहां पे जगाती होता था, ठीक है, बेसमेंट जगाती होता था। यहाँ पे उसको कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं दिया गया है, बस बेसमेंट के ऊपर क्या बना दिया गया, एक मीनार को बना दिया गया, और मीनार कैसी होगी, गुंबदाकार होगी, ठीक है, और उसके जस्ट बगल में क्या बना दिया गया, चार बाग फिलॉसफी क्या होती है, बगीचे, फूल पत्तियां क्या है? अब एक बहुत बड़ा केस चल रहा है ज्ञानवापी वाला, ठीक है, ज्ञानवापी का जो केस चल रहा है, उस ज्ञानवापी के केस के अंदर आप लोग एक चीज देखोगे, मिड में यहाँ पर एक फव्वारा लगा हुआ है, इस जगह लगा हुआ एक फव्वारा लगा हुआ, और वो फव्वारा जो है उसके अंदर देखोगे चारों तरफ फव्वारा और चारों तरफ पानी भरा है, और जो पानी भरा हुआ उसमें ऐसे चार ब्लॉक्स है, ठीक है। वैसे तो आज के समय में उसको अभी यूज किया जा रहा था, तो वुजू खाने के तौर पर यूज किया जाता है, मतलब वुजू होता है वहां पे। वुजू का मतलब होता है कि आप जब भी कोई प्रेयर करना चाहते हो तो उससे पहले पवित्र कर लो, ठीक है, तो वो चीजें होती है वहां पे, तो इस वजह से इसको बनाया जाता था। अब मॉस्क के अंदर जो भी होती थी, मस्जिदें होती थी, उसके अंदर ये जो चीज बनाई जाती थी, उसके अंदर क्या होता था, उसकी स्पेशलिटी होती थी, बीच में फव्वारा जरूर होता था, और फव्वारा के चार तरफ इस तरीके से वहां पर वाटर रिजर्वायर हुआ करते थे, इस तरीके से क्या होता है, वाटर रिजर्वायर, और चारों तरफ जो वाटर रिजर्वायर होते थे, बीच में फव्वारा होता था, यही चार बाग कहलाता था, ठीक है, यही क्या कहलाता था, चारों तरफ का प्रॉपर तरीके से एक फव्वारा लगा के चारों तरफ पानी भर देना, इसको कहते हैं। तो ये जो एक मीनार है, इस मीनार के ही जस्ट बगल में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अगर हम इसको बाहर से दूर से देखें तो हमें ऐसा ही देखने में प्रतीत हो रहा है जैसे भारत के अंदर वास्तुकला यूज होती थी, इसी वास्तुकला पे इन्होंने इसको भी बनाया, ठीक है, देखने पर। तो मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए हम लोग इसको हिंद इस्लामी वास्तुकला बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं। अगर हम भारत के बाहर चले जाए, दूसरे टाइप के मॉस्क को देखें, अरब के अंदर मॉस्क को देखें, या फिर इस्लामिक नेशन में मॉस्क को देखें, उनका तरीका ऐसा नहीं होता है, वो इस तरीके की मॉस्क नहीं बनाते हैं। वहाँ पे मॉस्क इस तरीके की बनी होती है, वहाँ पे दो तरफ मीनार खड़ा होता है, इधर मीनार है, एक इधर मीनार है, और बीच में वाटर रिजर्वायर बनाते हैं, ये बन गई है मॉस्क पूरी तरीके से, ठीक है, स्ट्रक्चर ही अलग हो जाता है। यहाँ भारत में अगर स्ट्रक्चर है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, हिंद पर, ठीक है, तो हिंद का जो इम्पैक्ट पड़ा इस्लामी वास्तुकला पे, उसकी वजह से ये पूरी की पूरी प्रिंसिपल या फिलॉसफी निकल गए। इसका एक एग्जांपल अगर आपको देखना है तो जामा मस्जिद जा सकते हो, ठीक है, मंगल बाजार लगती है, जहाँ मंगल बाजार तो सबने सुना होगा, वाटर वाला सिस्टम है, खासकर लड़कियों ने तो बहुत सुना होगा, ठीक है, सस्ते कपड़े मिलते हैं भाई वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे मंगल बाजार के अंदर लड़कियों का सामान ज्यादा मिलता है, कपड़े लड़कियों के ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, साज सज्जा का सामान सब लड़कियों का मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ एक बहुत बड़ी विशाल मस्जिद बनी हुई है, 35 किलो
तुम भी थे क्या? वो तुम ही थे। मैं ही था। वो तुम ही। ये उसी सब क्या करें, बेरोजगार है, क्या करें, ये भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखोगे जाके वहाँ पे 4-5 स्टाइल होनी चाहिए। लड़कियां पानी वाला है वहाँ पे। हाँ, पानी का फुब्बारा है बीच में और चारों तरफ उसमें पानी भरा है, ठीक है। लेकिन पानी को उन्होंने जो डिवाइड किया है ऐसे 4 पार्ट में नहीं किया, उन्होंने मल्टीपल टाइप में डिवाइड कर दिया, ऐसे कई टाइप में कर दिया डिवाइड। तो वो 4 भाग फिलॉसफी तो नहीं, लेकिन उसको देख के एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ ये 4 भाग फिलॉसफी का एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसने बनवाई थी वो मस्जिद। कौन सी वाली? पता नहीं। रोहिला खान की सरदार साहब नहीं, जिन्होंने गौरी शंकर बनाया उन्हीं ने बनाया। ये पता है। ये पता है कि जिनने गौरी शंकर बनाया उन्हीं ने बनाई, लेकिन नाम नहीं पता उनका। जिसने गौरी शंकर मंदिर बनवाया उन्होंने ही जामा उन्हीं मस्जिद ने बनाई। कौन थे? भारत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम रह चुके थे, वो आए थे डीएम बन के भारत के अंदर। रणजीत सिंह। सब रोहिला खान ऐसे उसका रोहिला खान। मिला तो पीलीभीत की तुमसे हिस्ट्री कोई पूछ ले, अगर पीलीभीत में क्या है, विशेषता क्या है, किस लिए जाना जाता है, क्या बताओ? टाइगर रिजर्व। सही बता। कितने टाइगर थे ये बताओ। बांसुरी। गोमती उद्गम स्थल है, खत्म कहाँ होती गोमती? उत्तराखंड में। गाजीपुर। उत्तराखंड में। गाजीपुर में खत्म होती है। स्टार्टिंग पॉइंट बता दे। स्टार्टिंग पॉइंट ये यहाँ है पीलीभीत वाला है। और एंडिंग पॉइंट क्या है? गाजीपुर। और ये संगम की बात करें, मिडिल पार्ट इसका क्या कहलाता है? मिडवे क्या है इसका? दोनों के बीच का इलाका क्या है? नहीं पता? लखनऊ है। लखनऊ में जाके मतलब घूमती गोमती नगर वहीं पे बना। गोमती नगर इसलिए वहीं पे बसा है। अब पीलीभीत के तुमसे इतिहास के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? क्या नाम है? पता होना चाहिए ना। बताओ, नाम तुमसे पूछ रहा हूँ। गौरी शंकर मंदिर, और ये अपने पापा से पूछ लेना, मम्मी से पूछ लेना, सबको पता होगा। तुम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम लोग को नहीं पता है। जाके पूछना कि कौन से डीएम आए थे पीलीभीत के अंदर जिनने गौरी शंकर मंदिर बनवाया और जामा मस्जिद दोनों का निर्माण कराया था, कौन आए थे? और जयसंतरी का जो मंदिर है, जयसंतरी का पूरा मंदिर जो पूरी की पूरी जगह वो नहीं की थी, वही दान करके गए थे, उसी पे वो मंदिर बना है पूरा का पूरा। ठीक है, शक्तिपीठ। आप पता करो कौन थे। रोहिला सरदार आज का होमवर्क है रोहिला सरदार हाफिज रहमत। गुड, हाफिज रहमत खान। ठीक है, रोहिला सरदार क्या होता है? नाम बोलो ना, हाफिज रहमत खान। हाफिज रहमत खान एचआर के बहुत पॉपुलर स्कूल भी है ना अपने यहाँ पे, और ये पढ़ती है लड़की वहीं पे, वहीं पढ़ती है, फिर पता सर हाफिज रहमत खान पीलीभीत का प्राचीन नाम भी हाफिजाबाद होता था। हाफिजाबाद उसी के बाद में उसको बाद में कन्वर्ट, उन्हें डीएम बना के भेजा गया था यहाँ का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उन्होंने यहाँ पे जितने निर्माण कार्य कराए, उन निर्माण कार्यों में जामा मस्जिद, गौरी शंकर मंदिर और जयसंतरी की जो जमीन है पूरी की पूरी, वो दान में देके मंदिर के लिए देखे गए। ये सारा काम हाफिज रहमत खान कर रहे हैं। ठीक है, चलो याद कर लो। पीलीभीत का तो इतिहास पूछा है कल को कहीं भी, आपको याद रहेगा। कल को कहीं भी इंटरव्यू में जाके बैठोगे तो क्या पूछे? अपने पीलीभीत के बारे में ही कुछ पता नहीं, आपको पीलीभीत के बारे में ही नहीं पता तो कैसे होगा? ठीक है, चलो। हाँ भैया, हाँ थोड़ा खेलो। 7 मिनट है। कौन है? आज भी अंदर देखो, उसके बाद 2 तरीके के आर्किटेक्चर को 2 तरीके में डिवाइड किया जाता है। एक का नाम है आर्किटेक्ट, नंबर देख रहा है। एक का नाम क्या है? आर्किटेक्ट। अभी मैं दोनों के डिफरेंसेस बता रहा हूँ। अगर कैमरे की तरफ देख के फोटो खिंचाओगे तो पता नहीं जाए फोटो खिंचवा के भेज रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर देख के फोटो खिंचा दे। ठीक है, असली तरीका तो यही होना चाहिए ना, जहाँ कोई तो बैठे हुए और बन के आगे तुम इसीलिए बैठते हो। यही जो आर्बिट्रेट है इसको 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। इस आर्बिट्रेट को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, जिसकी परिभाषा आपके नोट्स में लिखी है। एक को ट्रेविएट कहते हैं, एक को आर्कुएट कहते हैं। ठीक है, चलो। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को बेसिकली
आर्बिक्यूट में डिवाइड किया जाता है, इसको बोला ही जाता है, इसका मतलब है आर्बिक्यूट। आर्बिक्यूट को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक को बोला गया ट्रेबिएट और एक का नाम बोला गया आर्क्वेट। इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो मैंने हिंदी के नोट्स में लिखा हुआ है, वो मैं आपको हिंदी के नोट्स में दूंगा, वहां देख लेना। अभी इस कला को समझ लो, बेसिकली ये कला है क्या, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, क्या इसको बोलते हैं, किस तरीके का, ठीक। ट्रेबिएट की जब भी बात हो रही है तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर इंडियन कल्चर, इसकी बात कर रहे हैं प्रॉपर इंडियन कल्चर। जितने भी भारत के अंदर इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स बने और उनका कल्चर इंडियन का था या इंडियन टाइप ऑफ कल्चर था, ऐसे कल्चर को क्या बोला जाता है, ट्रेबिएट बोला जाता है, ठीक है। दूसरा कल्चर की अगर बात करें, आर्क्वेट किसको बोला जाता है, भारत के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने वो इस्लामिक कल्चर में अगर प्रॉपर बने होंगे तो वो क्या कहलाते हैं, आर्क्वेट कहलाते हैं, ठीक है। अगर इंडियन स्टाइल में बना हुआ है वो ट्रेबिएट कहलाएगा, अगर इस्लामिक स्टाइल में बना हुआ है तो वो आर्क्वेट कहलाएगा, और इन दोनों का मर्जर क्या कहलाएगा, आर्बिक्वेट कहलाएगा, ठीक है। ये परिभाषाएं ध्यान रखिएगा, तीनों की अलग अलग, अभी पूछ लिया जाएगा आपसे। तो ट्रेबिएट का मतलब है इंडियन कल्चर में बने हुए सारे मॉन्यूमेंट्स, और आर्क्वेट का मतलब है इस्लामिक कल्चर के द्वारा बनाए गए सारे मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। इन मॉन्यूमेंट्स की एक विशेषता और होती थी, जिस विशेषता को हम लोग बोलते हैं, जो आप देखिए आगे लिखा हुआ है इसी के अंदर, कैलीग्राफी, ठीक है। सुलेखन का कैलीग्राफी का मतलब सुलेखन, हाँ, लेखन की ही कला होती है बेसिकली। इसको कैलीग्राफी को बोला यह जाता है कि जब आप लिखो कुछ इस तरीके का कि वो आपको महसूस भी हो, दिखे भी, और वो काफी बोल्ड हो देखने में, कहीं ना कहीं 3D शेप कह लो आज के समय का। तो जब लेखन की शैली ऐसी हो जो देखने में, पढ़ने में ऐसी प्रतीत हो, जिसको आप कैसा कह सकते हो, कैलीग्राफिक लग रहा है, मतलब छू भी सकते हो उसको और पढ़ भी सकते हो उसको। तो ऐसी लेखन शैली उस समय क्या कहलाती थी, कैलीग्राफी। इस समय में इस्लाम की बहुत सारी किताबें लिखी गई, इस्लामिक किताबें लिखी गई थी, जिसको कैलीग्राफी में लिखा जाता था, मतलब कह सकते हो आप कुरेद के लिखा जाता था उस समय में कुछ चीजों के ऊपर, जिसकी वजह से वो ऐसा स्ट्रक्चर बना देते थे। इसका एक एग्जाम्पल अगली ही लाइन में लिखा हुआ है, जिसको आप क्या कहते हो, आर्बेस्क, ठीक है। आर्बेस्क क्या होता है, आर्बेस्क का मतलब क्या होता है कि जो दीवारें हमारे होती है ना, दीवारों के ऊपर कुछ ऐसी चीजों की डिजाइन बनाई जाती है, वो अलग अलग चीजों का वर्णन करती है। या तो हो सकता है उस पर लिखा गया हो, लिख के कोई डिजाइन बना दी गई, या हो सकता है उसके ऊपर कोई डायग्राम बना दिया, डायग्राम की इमेज बना दी। बस ध्यान रखिएगा एनिमल और ह्यूमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिखित होना चाहिए। मैं इसका एक एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूँ, डायग्राम, फूल पत्तियां, ये देखिए, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था, और ये दीवारों के ऊपर खास करके बनाया जाता था। आज के समय की जो पीओपी कहते हैं, क्या जो ओल्ड इमारत है आज भी है, पीओपी कहते हो ना, पीओपी बनवाते हैं इंटर, ये तो पुरानी बिल्डिंग है, होती है ऐसी घरों में बनवाई जाती है। तो इसका नया मॉडल फॉर्म है, उसके अंदर दीवारों के ऊपर कुछ ऐसा चित्रण कराया जाता है जिससे दीवारें खूबसूरत लगाती है। आप इस्लामिक आर्किटेक्चर की या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की जितनी भी बिल्डिंग्स देखोगे, उन सारी बिल्डिंग्स में ये विशेषता जरूर पाई जाती थी कि उन दीवारों को इस तरीके से अंकित कराया जाता था कि जिनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे डिजाइन जरूर बने हुए होते, और डिजाइन इस तरीके की होती थी, ठीक है। इसको शेयर कर देना आप लोग के ग्रुप में, देख लेंगे। हाँ, फूल पत्तियां ज्यादातर वही होती थी, ठीक है। ठीक है, अगली विशेषता इसी के अंदर क्या होती थी, इसके अंदर जाली वर्क का यूज ज्यादा होता था, ठीक है। मतलब जाली नुमा आकार बहुत होते, ज्यादातर जितनी भी आप जगहें देखोगे इन आर्किटेक्चर्स में, जालियां उसमें ज्यादा पाई जाती थी, ठीक है। रोशनी के लिए, जिसको रोशनदान के तौर पर भी यूज किया जाता था, जिसको हवाओं के तौर पर भी हवा भी आती है। तीसरी चीज, कल आप लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था, क्या देखा था, जब कुछ आया था सारे विंडो खुलवा देते थे ना, क्यों खुलवाए थे, सफोकेशन, उन्होंने बोला था ना सफोकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सफोकेशन ना हो इस वजह से विंडोज खोल दो सारे, खुलवाया था ना, वो अलग बात है, छिपकली आ गई। लेकिन इन सबको, रोशनदान को या फिर ऐसी जगहों को जालीनुमा आकार में क्यों बनाया जाता था,
जिससे ऐसी जगहों पर सफोकेशन जैसी प्रॉब्लम से भी बचा जा सके, क्योंकि उनको पता था इस बात का कि हम अगर जो निर्माण करा रहे हैं वहाँ पे एक संख्या में लोग एकजुट होंगे और एकजुट होने के बाद में वो प्रॉब्लम उनको ना फेस करनी पड़े, इस वजह से इसका आकार कैसा होता था, जाली आकार का बनाया करते। ठीक है, तो कुछ विशेषताओं में मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। कैलीग्राफी वो होती है जिसको छुआ भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, ऐसी आर्ट होती है। उसके बाद में आर्मेस्ट्री क्या होता है, वो जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, दीवारों के ऊपर उकेरे जाते थे उन चीजों को, उसको आर्मेस्ट्री कहा जाता है। और जाली के वर्क भी इसके अंदर यूज होते थे, जाली नुमा आकार की यहाँ पर चीजें यूज की जाती थी, तो जाली वर्क्स भी यहाँ पर देखने को मिले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जो विशेषता इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में पाई गई है। इन सारी विशेषताओं को दिमाग में सेट कर लीजिए। मीनार से, गुंबद से, आर्च से, या फिर कोई रॉक कट स्ट्रक्चर नहीं था, कोई ह्यूमन या एनिमल की फिगरिंग उसके अंदर नहीं थी, कैलीग्राफी देखने को मिली है, उसके बाद में आर्टवेस्ट देखने को मिला है, और साथ ही साथ में जाली के कार्य देखने को मिले। ये सब विशेषताएं किसकी है, इंडो इस्लामिक कल्चर की सारी विशेषताएं। इसके बारे में आगे की बात करेंगे, कुछ डिजाइन दिखा के सर। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। और इमेजेस या पीडीएफ सब आपके पास नहीं, तो आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट को पढ़ते रहिए, जरूर नोट करें। हाँ, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। हाँ, 2 मिनट बैठ जाओ। सर वीडियो पॉज करनी नहीं? नहीं चल रोजगार मेला एक यहाँ से शुरू कर दो, भर दो, भरना चाहो तो जो हाँ वो रोजगार मिलना मैं अपनी मन की बात इस पर ऊपर लगाते हैं ऊपर। यही होगी। अब आप